दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और आज के इकोनॉमिक सर्वे के इस स्पेशल सेशन में आप लोगों का स्वागत है। तो रुद्रोनॉमिक्स आपके लिए लेके आया है जो 2025-26 का इकोनॉमिक सर्वे आज ही जो है रिलीज किया गया, टेबल किया गया पहले पार्लियामेंट में ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर मैडम निर्मला सीतारमन द्वारा, और उसके बाद साथ ही साथ जो है जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नागेश्वरन साहब हैं, उन्होंने आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो किया, जिसका लाइव स्ट्रीमिंग आप लोगों ने शायद देखा होगा। डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन साहब जो कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं भारत सरकार के। तो जो ये इकोनॉमिक सर्वे है ये आपके यूपीएससी प्रीलिम्स और यूपीएससी मेंस, प्रीलिम्स में भी सवाल बनने के चांस होते हैं क्योंकि कई सारे फैक्ट्स ऐसे होते हैं, कई सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो आपने पढ़े होते हैं, कई बार नहीं पढ़े होते। कई सारे इंडेक्सेस के बारे में ये सर्वे का डॉक्यूमेंट बात करता है, और खैर मेंस के लिए तो ये डॉक्यूमेंट बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट इंपॉर्टेंट होता ही है। तो चलिए अभी क्या कर रहे हैं, आज जो है इस वीडियो में हम हाइलाइट्स देख रहे हैं सारे के सारे चैप्टर्स की। 15 चैप्टर्स हैं टोटल, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, बट हम कोशिश करेंगे। अभी पहले हाइलाइट्स का जो है ये वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 जो है सारे डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद पार्ट 2 जो है वीडियो का, उसमें बाकी रिमेनिंग 9 से लेकर 15 तक के चैप्टर्स जो है वो डिस्कस किए जाएंगे आपके साथ। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, जो है इससे आपकी मदद बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ऑल राइट, सो फर्स्ट स्टार्टिंग विद पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो, और पार्ट 2 जैसा मैं कह रहा था कि इसका जो है चैप्टर 9 टू चैप्टर 15 हम उसमें डिस्कस करेंगे। ऑल राइट, सो फर्स्ट डिस्कसिंग द प्री फेज कि जो ये इकोनॉमिक सर्वे आया है 2025-26। देखिए इससे या एक काम करते हैं, ये इसमें भी जाने से पहले लेट मी जस्ट टेल यू समथिंग। देखिए यहाँ पे जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे की, ठीक है, जब इकोनॉमिक सर्वे की बात की जाती है तो इकोनॉमिक सर्वे जो है वो प्रेजेंट जो फाइनेंशियल ईयर है उसकी रियलिटीज के ऊपर बात करता है। प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या हुआ, अभी कौन से फाइनेंशियल ईयर में चल रहे हैं, 2025-2026, है ना। ये इसका क्वार्टर 4 चल रहा है, यानी कि जनवरी से लेकर मार्च 2026 जो है ये आपका आखिरी क्वार्टर चल रहा है फाइनेंशियल ईयर का। तो जो ये इकोनॉमिक सर्वे टेबल हुआ है, ये इकोनॉमिक सर्वे यही 2025-26 जो है इसी मौजूदा फाइनेंशियल ईयर का है। तो इकोनॉमिक सर्वे क्या करता है, उसी मौजूदा साल के बारे में जो है मोटी मोटी सारी बातें बताता है, और बजट जो पेश होगा संडे के दिन यानी 1 फरवरी को, वो अगली जो अब आने वाला फाइनेंशियल ईयर है उसके बारे में बात करता है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए जो ये 2025-26 का इकोनॉमिक सर्वे है, इसका प्रीफेस जो है क्या बातें करता है, मुख्यतः कुछ 8-10 बिंदुओं पे बात करता है। तो पहली बात तो ये कहता है कि जो एक जरूरत है भारत को, यानी राज्य को, स्टेट को, कि एक डीपर शिफ्ट जो है रिक्वायर्ड है किसकी तरफ, ऑन्टरप्रनोरियल पॉलिसी। चलिए ठीक है, उद्यमशीलता तो चाहिए, हमें हमें जॉब्स क्रिएट करनी है, हमें अर्थव्यवस्था को और ग्रो करवाना है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, ऑन्टरप्रनोरियल पॉलिसी मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, कि अनसर्टेनिटी के दौर के अंदर एंटरप्रेन्योरियल पॉलिसी जो बनानी है उसकी आवश्यकता है। अब ये सीधे सीधे कह सकते हो कि जो अमेरिका, ईरान, इसराइल, अमेरिका, ईरान, उसके साथ साथ चाइना, ताइवान, बहुत सारे, रशिया, यूक्रेन, मतलब इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते जो ग्लोबल इकोनॉमी पे उसका असर आता है, जो पूरी सप्लाई चेन्स होती हैं दुनिया भर में उसके ऊपर असर आता है, माल जो गुड्स इधर से उधर ट्रैवल के जो करते हैं कार्गो में उसके ऊपर फर्क पड़ता है। तो उससे जो है इकोनॉमी पे भी फर्क पड़ता है। इसीलिए एंटरप्रेन्योरियल पॉलिसी कैसे इन टाइम्स ऑफ अनसर्टेनिटी। सेकंड कहते हैं, दूसरा बिंदु प्रीफेस का क्या कहता है कि इंडिया मस्ट रन अ मैराथन एंड स्प्रिंट साइमल्टेनियसली। मतलब अब वो समय नहीं है कि आप लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म को अलग अलग करके देखें। स्प्रिंट का मतलब क्या हो गया, जैसे हाँ, ऐसे सुना होगा ना स्कूल में कभी या कॉलेज में, 100 मीटर की रेस दौड़नी है, 100 मीटर की स्प्रिंट रेस है। मैराथन भाई ये तो जो है 4000 मीटर है, ठीक है, लंबी रेस है ना, आराम आराम से दौड़ो, स्टेमिना के साथ दौड़ो। तो इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि या तो भारत जो है इट मस्ट रन अ मैराथन एंड अ स्प्रिंट साइमल्टेनियसली, एक साथ। अब ऐसा दौर नहीं रहा कि आपके पास वो लग्जरी नहीं है कि आप आराम से बैठ के जो है लंबे और छोटे समय की प्लानिंग अलग अलग करें। या फिर कहता है कि और रन अ मैराथन एज इफ इट वर अ स्प्रिंट, कि या फिर जो ये मैराथन भी है, मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी रिफॉर्म्स आपको कैरी करने हैं, जो भी आपको ग्रोथ के लिए स्टेप्स लेने हैं, चाहे वो थोड़ा टाइम टेकिंग भी क्यों ना हो, तब भी आपको उनको जल्दी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, राइट। मतलब ये कह रहे हैं कि समय जो है, टाइम जो है वो बहुत एक बड़ा फैक्टर है
और आप इस पे बहुत ज्यादा आराम से या सुस्त तरीके से नहीं कर सकते। फिर ये एक ऑप्टिमिज्म, एक पॉजिटिविटी, तीसरा बिंदु जो दर्शाता है, कहता है ऑप्टिमिज्म है दैट स्टेट मशीनरी जो है वो केपेबल है अपने आप को री इन्वेंट करने के लिए, अपने मिशंस को री इन्वेंट करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए फ्रॉम रेगुलेशन एंड कंट्रोल टू इनेबलिंग, है ना। मतलब गिवन द डीरेगुलेशन एंड स्मार्ट रेगुलेशन इनिशिएटिव्स जो लिए गए हैं बीते साल के अंदर, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट जो है वो इनेबल करे बिजनेसेस को कि वो ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करे, और स्टेट जो है वो खुद से हर जगह फ्रंट सीट पे या फ्रंट एंड पे ना रहे। चलिए फर्दर क्या बात करता है सर्वे कि इट ब्रिंग्स थ्री एलिमेंट्स, कि इकोनॉमिक सर्वे इस साल का जो आया है 25-26 का, ये तीन चीजें लेकर बोल रहा है कि इट ब्रिंग्स टुगेदर थ्री एलिमेंट्स। पहला एलिमेंट है स्टेट की कैपेसिटी, दूसरा सोसाइटी, और तीसरा डीरेगुलेशन। किस चीज को हासिल करने के लिए, विकसित भारत के गोल को हासिल करने के लिए और अपनी ग्लोबल इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ाने के लिए। फिर इन द बैकड्रॉप ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट बीइंग रीशेप्ड बाय जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट्स, है ना। जैसे आप देख रहे हैं कि एलाइज एलाइज के साथ जो है आपस में लड़ रहे हैं, यूरोप और अमेरिका जो है वो पहले तो ग्रीनलैंड में फौज भेज के वहां कब्जा करने का धमकियां दे रहा था ट्रंप, है ना। तो वो सर्वे कहता है कि जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं जो इन्फ्लुएंस कर रही हैं इन्वेस्टमेंट को, इन्फ्लुएंस कर रही हैं सप्लाई चेन्स को, इन्फ्लुएंस कर रही हैं ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स को, है ना। तो इसमें क्या कहता है सर्वे कि इंडिया जो है उसके पास ना कुछ यहाँ पे, जैसे पीएमए बोलते हैं आपदा में कुछ अवसर टाइप की चीज है कि इंडिया स्टैंड्स टू गेन इमेंसली। कैसे? लेकिन ये अपने आप से नहीं होगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी रेजिलियंस बिल्ड करनी पड़ेगी, आपको लगातार बिना थके बिना रुके जो है क्या करना पड़ेगा, इनोवेट करते रहना पड़ेगा लगातार, एंड यू विल हैव टू एंड स्टेइंग द कोर्स टुवर्ड विकसित भारत, मतलब आपको जो है इसी रास्ते पे जो है निरंतर इस पथ पे अग्रसर होते रहना पड़ेगा। फिर ये कहता है कि जो ये इकोनॉमिक सर्वे FY 25-26 एडिशन है with rearranged 17 chapters is now based on the depth and time prevalence of national priorities। ठीक है, शायद मैं 15 बोल गया शुरुआत में, माफ कीजिएगा। तो हमारा जो अभी ये जो बाकी के चैप्टर हैं वो सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे, बी रेस्ट एश्योर्ड, ठीक है। चलो, सो फर्दर प्रीफेज जो है इट वाज टेबल्ड इन द पार्लियामेंट बाय ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स मैडम सीतारमन, और उन्होंने आर्ग्यू किया क्या, यही डीपर शिफ्ट जो है स्टार्टिंग में हमने बात की थी, जिसमें एंटरप्रेन्योरियल पॉलिसी मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी और स्टेट दैट कैन एक्ट बिफोर सर्टेनिटी इमर्जेस। मतलब आप ये समझो कि दुनिया में थोड़ा चीजें स्टेबल हों, आप उसकी वेट नहीं कर सकते, जो वो जब स्टेबल होंगी तब होंगी, आपको जो है उससे इस स्टेबिलिटी आने से पहले ही जो है काफी एक्ट करना पड़ेगा, राइट। स्ट्रक्चर्स रिस्क रादर देन अवॉइड्स इट, कि रिस्क जो भी जैसे इमर्ज हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपने आप को स्ट्रक्चर करें, अपने आप को प्रिपेयर करें, उसको अवॉइड करने का कोई मतलब नहीं बनता। लर्न करें सिस्टमैटिकली फ्रॉम एक्सपेरिमेंटेशन एंड करेक्ट कोर्स विदाउट पैरालिसिस, के बिना जो है पॉलिसी पैरालिसिस के बिना, पैरालिसिस का मतलब है लगवा मार गया, मतलब डूइंग नथिंग, ठीक है। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि यार इस व्यक्ति को लकवा मार गया, अब ये इसकी एक तरफ जो है ये साइड काम नहीं करती, कुछ नहीं कर सकता। तो मैडम कह रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर के यहाँ पे आप जो है लगातार कुछ कुछ करते जाओ, एक्सपेरिमेंट करोगे, उससे सीखोगे और सीख के गलतियों को अपनी सुधारोगे, कोर्स करेक्ट करोगे विदाउट डूइंग नथिंग, पैरालिसिस, है ना। ऐसा नहीं करना है कि बैठ जाओ, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। तो ये देखो, ये स्टार्टिंग के जो हमें ये 15 चैप्टर दिखाई पड़ रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के। चलिए शुरुआत करते हैं इसके हाईलाइट्स की। 1 2 3 ये 4 5 6 7 8 जो है इंडस्ट्री तक जो है हम कोशिश करेंगे पहले वीडियो में कंप्लीट करें, ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा भी ना हो जाए और आप लोग जो है समझ भी पाए। ऑल राइट, चैप्टर 1 देखो क्या बात करता है, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी पुशिंग ग्रोथ फ्रंटियर। अच्छा एक बात और मैं बोल देता हूँ, देखिए ये सेशन जो है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो लोग इस साल यूपीएससी दे रहे हैं, पिछले साल दे चुके हैं, इस साल दोबारा बैठ रहे हैं, मेंस में रह गए, इंटरव्यू में रह गए, किसी भी स्टेज में रह गए। इकोनॉमिक सर्वे एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हमेशा रेलेवेंट ही रहता है आपके प्री, मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट तीनों के लिए के इंटरव्यू है, जिसको हम पीटी बोलते हैं, उसमें भी जो है ये इनसाइट्स, जो इकोनॉमिक सर्वे इनसाइट्स प्रोवाइड करता है, जो ये देखिए सिर्फ डेटा नहीं है, डेटा तो चलिए है, डेटा के साथ साथ जो है ये अपने जो ये व्यू पॉइंट्स प्रोवाइड करता है, ये बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो जो लोग भी यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इस साल बैठेंगे या आप स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये सेशन जो है वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ऑलराइट, सो फर्स्ट चैप्टर स्टेट ऑफ द इकोनॉमी पुशिंग ग्रोथ फ्रंटियर। तो देखिए इसमें सर्वे का जो पहला चैप्टर है क्या हाईलाइट दर्शाता है कि ग्लोबल पॉलिसी जो है इंक्रीजिंगली किसके द्वारा अफेक्ट हो रही है, सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल कंसिडरेशंस के द्वारा।
इंस्टेड ऑफ एफिशिएंसी एंड या फिर मल्टीलैटरल रूल्स, कि ये दुनिया में पहले एक समय होता था कि मल्टीलैटरल रूल्स एफिशिएंसी ये जो है शेप करते थे। अब सर्वे कहता है कि सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स आ गए हैं और अब ना राजनीतिक पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स जो हैं वो ज्यादा पॉलिटिकल कंसिडरेशन जो है वो हावी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। फिर इंटेंसिफाइंग जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल रहे हैं दुनिया में। एनर्जी एंड फाइनेंस को वेपनाइज किया गया है ना, कि भाई हम तेल नहीं देंगे, हम ये कर देंगे, हम आप उससे तेल ला लो। फाइनेंस को ये सारा जो पर्टिकुलरली जो यूएस में डोनाल्ड ट्रम्प जब से आके बैठा है। फिर एक्सपोर्ट कंट्रोल्स ऑन टेक्नोलॉजी जिन इन कंट्रीज के पास हैं ये दिखा रहे हैं। स्केप्टिसिज्म है फ्री ट्रेड को लेकर, ठीक है, मतलब इसको लेकर बहुत ज्यादा जो है स्केप्टिसिज्म, स्केप्टिसिज्म का मतलब है कि अच्छा पता नहीं क्या होगा यार, इसके ऊपर कैसे ही रहेगा। एंड कंपटीशन फॉर क्रिटिकल मिनरल्स, है ना, कि जो ये रेयर अर्थ नाम की चीज है, जो ये न्यू एज टेक्नोलॉजीज में चाहिए है, इसको लेकर जो है बहुत भयंकर एक तरीके से रेस ही लग पड़ी है हर तरफ दुनिया में अगर देखा जाए तो। फिर फर्दर कहता है सर्वे के डिटीरियोरेटिंग प्राइमरी बैलेंसेस एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी अक्रॉस द वर्ल्ड। देखो ये प्राइमरी बैलेंस क्या होता है? प्राइमरी बैलेंस का मतलब ये क्या है कि देखो सरकार का जितना पैसा उसके पास आ रहा है, टोटल रेवेन्यू, उसमें से अगर आप माइनस करो नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो ये बताता है आपको कि करंट फिस्कल एफर्ट और सस्टेनेबिलिटी, मतलब सरकार के पास मोटा मोटा हाथ में पैसा बच कितना रहा है, राइट। सो इट एक्सक्लूड्स इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पास्ट डेट, अलाउिंग फॉर असेसमेंट ऑफ वेदर करंट रेवेन्यू कवर्स डे टू डे स्पेंडिंग और नॉट, कि सरकार के हाथ में कितना पैसा जो है वो बच रहा है ताकि वो अपने रोजमर्रा के खर्चे, रोजमर्रा के अपने एक्सपेंडिचर चला पाए उसके लिए, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि ये डिटीरियोरेट करता हुआ दिखाई दे रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड। सो ये दिखाता है एवरेज 2015 से 19, फिर 20, 21 और अब ये येलो वाला 2025 के अक्रॉस। और इसमें ये देखो यहाँ पे इसने ये भारत को जो है, मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, यस, यहाँ पे जो है भारत को दर्शाया गया है, ठीक है। तो ये हर तरफ देखो आपको ये माइनस में ये नीचे की तरफ को दिख रहा है फिगर, ठीक है, कि इसके लिए क्या देखा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि सरकारों को डे टू डे खर्चा चलाने के लिए जो है पैसा उतना पूरा नहीं पड़ रहा, और वो सारे क्या कर रहे हैं, वो डेट में हैं, डेट उठा रहे हैं, राइट, पहली बात। दूसरी बात, राइजिंग सॉवरन यील्ड्स अक्रॉस द वर्ल्ड, तो इसमें यूएस, जापान, यूरो, चाइना, यूके, इन सबको कंपेयर किया है कि सभी के जो सॉवरन यील्ड हैं उसमें क्या देखने को मिला है कि थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिला है, हाँ यूएस और ये सारा एग्जैक्टली, ठीक है। फिर इसके बाद फर्दर कहता है कि भारत की अगर बात की जाए तो हमने वी रिटेन स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम, एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 6.8 to 7.2% इन FY27। अच्छा देखो जब भी ऐसे लिखा हो ना, ये जैसे लिख रखा है FY27, तो इसका मतलब बेसिकली क्या होता है कि ये बात कर रहा है फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की, ठीक है, यानी जो अब ये 1 अप्रैल 2026 से शुरू होके 31 मार्च 2027 तक, ठीक है। तो इसमें देखिए नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी ग्रोथ राइट हैंड साइड पे ये दिखा रखी है ये वाली इधर, और ये यहाँ पे दिखा रहा है ये आपको 6.8% के आसपास, राइट। और ओवरऑल जो ये लाख करोड़ में फिगर दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको 357.1 लाख करोड़, राइट। सो दैट इज फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026-2027 जो आने वाला साल है। फिर ये प्राइवेट कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को कहता है कि ये मेन ड्राइवर्स रहे हैं भारत की ग्रोथ के। प्राइवेट कंजम्पशन यानी जो हम हाउस होल्ड वगैरह करते हैं और हमारे द्वारा ही इन्वेस्टमेंट। तो इसमें देखिए ये कंपेयर करता है यहाँ से फाइनेंशियल ईयर 2015-16 से शुरू करके, और ये जाता है फाइनेंशियल ईयर 2024-25। ये आपके आ गए पीई का मतलब होता है प्रोविजनल एस्टिमेट्स, ठीक है, और ये आ गया फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स, ठीक है, ये जो वर्टिकल लिख रखा है ना ये FAE, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स FY26, FY20, 25, 26 और 2024, 25, ठीक है। तो इसमें दिखाता है कि प्राइवेट कंजम्पशन जो है वो 61.5 और इन्वेस्टमेंट जो है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी अगेन ये रहा है 30%। ये आपका फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट दे रहा है। तो इसमें मैं ये कह रहा है कि हाँ दोनों जो है मेनली ड्राइवर्स रहे हैं, मतलब कि जो हाउस होल्ड पैसा सेव करते हैं उस पैसे को जो है एक तो यूज करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, और एक उस पैसे को यूज करते हैं अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, यानी कि कंजम्पशन के ऊपर एक्सपेंडिचर करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि यही दो मेन ड्राइवर्स रहे हैं भारत की इकोनॉमी के अभी तक इस साल पर्टिकुलरली। दूसरा, ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ इन रियल ग्रॉस वैल्यू एडिशन। अब इसमें देखो ये ओवरऑल दिखाता है एवरेज येलो वाला फाइनेंशियल ईयर 2015-16 से 19-20, फिर FY
25 के ये पीई क्या है, प्रोविजनल एस्टिमेट्स, ठीक है, और ये आ गया फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट फाइनेंशियल ईयर 25-26 के। तो ये देखो इसमें ओवरऑल जो है ये टोटल दिखा दिया इसने। फिर इसने दिखाया ये एग्रीकल्चर वाला यानी कि जो प्राइमरी सेक्टर है, ये आ गया आपका इंडस्ट्री सेकेंडरी सेक्टर, और ये आ गया टर्शरी सेक्टर यानी कि जो सर्विसेज वाली इकोनॉमी है। तो इसमें अगर हम अभी लास्ट वाला देखें कि एवरेज, तो चलो 6.4, 4.5, 5.4, 7.6, तो एवरेज मोटा मोटा जो टोटल जीवीए है एवरेज से तो ऊपर दिख रहा है हमें FY 25-26 के पहले जो एडवांस एस्टिमेट हैं। जीवीए एग्रीकल्चर का जो है उसमें थोड़ी गिरावट दिख रही है, सेकेंडरी सेक्टर में इंक्रीज है, और टर्शरी में भी आपको थोड़ा इंक्रीज देखने को मिलता है, ठीक है। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, ये जीवीए वाला जो ट्रेंड्स होते हैं ना, ये कई बार क्या करता है यूपीएससी सिर्फ पिन पॉइंट करके डेटा पे नहीं पूछता, ट्रेंड पे सवाल पूछ लेता है। चलिए फर्दर बोल रहे हैं कि रिफॉर्म एक्सप्रेस पुशेस इंडिया पोटेंशियल जीडीपी टू 7%। पोटेंशियल जीडीपी में बोल कि हम इतने में ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरफ बात कर रहा है। रिफॉर्म्स तो ऑब्वियसली है ना। तो क्या बोल रहा है, स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स और सस्टेन्ड रिफॉर्म्स कि सरकार ने मतलब रिफॉर्म जो है वो निरंतर करती रही। जैसे आपने देखा भी होगा कि जीएसटी में चेंज किया गया, जीएसटी 2.0 लेके आया गया है ना। तो ये कह रहा है पहली बात तो कि कैपिटल एक्यूमुलेशन, सस्टेन्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है सरकार ने, खुद जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह इन्वेस्ट बनाने पे इन्वेस्ट किया है। साथ ही साथ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को रिवाइवल देखने को मिलता है, और लॉजिस्टिक्स के रिफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। फिर बोलता है लेबर इनपुट ग्रेटर फॉर्मलाइजेशन, मतलब ज्यादा लोग जो हैं वो फॉर्मल सेक्टर में जोड़ पाए हैं हम। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेबर कोड, स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी, मतलब जॉब्स का फर्दर क्रिएशन, ठीक है। फिर टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी के डिजिटल पब्लिक इंटरफेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेगुलेटरी सिंप्लीफिकेशन और एफिशिएंसी के गेन्स, मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के पीछे जो है इनका हाथ रहा है, जिसके चलते जो है ये रिफॉर्म्स सर्वे कहता है कि हाँ हुए हैं और ग्रोथ में फायदा पहुंचा है। चलो ये था पहला चैप्टर। सेकंड चैप्टर पे चलते हैं। अब देखो सेकंड चैप्टर किस बारे में बात कर रहा है, फिस्कल डेवलपमेंट्स, एंकरिंग स्टेबिलिटी थ्रू क्रेडिबल कंसोलिडेशन। तो इसमें बोलता है फिस्कल पॉलिसी जो है, फिस्कल पॉलिसी कहां से आती है भाई, फिस्कल पॉलिसी आती है जो आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, जिसको आप मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में बोल देते हो बजट, है ना। कि बजट फिस्कल पॉलिसी की एंकर है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का और कॉन्फिडेंस का हमारी इकोनॉमी के अंदर। तो इसमें ये क्या बात करनी शुरू करते हैं कि देखो पहली बात तो अगर इसको थोड़ा सा यहाँ ध्यान से देखें कि ये बात कर रहे हैं फिस्कल डेफिसिट की और प्राइमरी डेफिसिट की। तो देखो फिस्कल डेफिसिट जो ये ग्रीन वाला है, ये आपको नीचे आता हुआ दिख रहा है कि 6.5, 5.5% ऑफ जीडीपी, ये एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी है, राइट। 4.8 एंड 4.4। फिस्कल डेफिसिट मतलब जिनको अगर नहीं पता, जिन्होंने इकोनॉमी के कंसेप्ट नहीं किए हैं, वो हमारी कंसेप्चुअल सीरीज देख सकते हैं रुद्रनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पे। बट जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि फिस्कल डेफिसिट मोटा मोटा ऐसे मानकर चलो कि ये दर्शाता है कि सरकार को कितना जो है कर्जा उठाना पड़ेगा। मतलब ऐसे समझो कि सरकार जहां जहां से पैसा जुगाड़ सकती थी, कि चाहे वो कुछ टैक्स में पैसा लेके आ सकती थी, या उसने जो चालान वान काटे, जो भी पीएसयू से पैसा आया, वो सारा पैसा आ चुका है। अब जो है और कोई सोर्स नहीं बचा पैसा आने का। अब क्या करना पड़ेगा, जितना ये फिस्कल डेफिसिट आ रहा है वो आपको डेट उठा के यानी कि लोन उठा के, कर्जा उठा के ही पूरा करना पड़ेगा। तो ये नंबर जितना बढ़ता है सरकार के सिर पे जिम्मेदारी, सरकार के सिर पे कह लो भार, उतना बढ़ता जाता है कि और कर्जा उठाना पड़ेगा। तो ये सर्वे का जो चैप्टर 2 है ये दिखा रहा है कि ये देखो ये फाइनेंशियल ईयर 2021 में बहुत ऊपर चला गया था। ऑब्वियस ही बात है, क्यों गया था यहाँ ऊपर, क्यों गया था बताओ, सोचो जरा, कमेंट करो। कोविड की वजह से, कि सरकार कोविड में कुछ कमा तो पा नहीं रही थी, है ना, हर तरफ जो है लॉकडाउन लगा हुआ था, लेकिन सरकार के हेल्थ के ऊपर खर्चे बहुत बढ़ गए थे। तो ये शूट करके 4.6 से देखो कहाँ पहुंच गया था, 9.2। उसके बाद ये लगातार जो है नीचे 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 आता चला गया है। और सिमिलरली प्राइमरी डेफिसिट भी, ठीक है, 0.8% तक। चलो फर्दर फिर कहते हैं कि सरकार ने जो है ढंग से मैनेज किया है चीजों को। प्रूडल फिस्कल मैनेजमेंट एज द की ड्राइवर बिहाइंड सॉवरन क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड्स। अब देखो सॉवरन क्रेडिट रेटिंग क्या होती है, दुनिया में ना कुछ ऐसी कंपनीज, कुछ ऐसी एजेंसीज होती हैं जिनको हम बोलते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। जैसे शायद नाम सुना होगा S&P, स्टैंडर्ड एंड पुअर, या नाम सुना होगा मूडीज, या शायद नाम सुना होगा फिच रेटिंग्स, ठीक है। तो ये क्या है, ये ऐसी दुनिया में कुछ एस्टैब्लिश हो गई कंपनीज जो हर अलग अलग देश की इकोनॉमीज को देखती हैं, उनके कैसे ग्रोथ चल रही है, कितनी स्टेबल है, कितना कर्जा उठा रखा है,
अच्छा अपना कर्जा वापस करने में क्या सक्षम है, ऐसे मतलब ये बहुत सारे फैक्टर्स को देख के ना रेटिंग असाइन करती हैं। जैसे ए हो गया, ए बी सी ऐसे करके ग्रेड, ठीक है, ट्रिपल ए होता है उसमें। तो वो ये सर्वे का चैप्टर कहता है कि देखो सरकार ने ढंग से जो फिस्कल मैनेजमेंट किया है उसके चलते सॉवरन क्रेडिट रेटिंग जो हमारी है वो उसमें हमें अपग्रेड मिला है, ठीक है। तो चाहे उसमें आप मॉर्निंग स्टार डीबीआरएस की बात करो, ये भी एक रेटिंग एजेंसी है, एसएनपी की बात करो, आर&आई जापान की बात करो, तो इन सब ने क्या दिया हमें, अपग्रेड जो है वो दिया है, विच इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। चलिए फिर फर्दर ये क्या कहता है कि सस्टेन्ड रेवेन्यू बॉयंसी देखने को मिला है एंड ब्रॉडनिंग ऑफ डायरेक्ट टैक्स बेस। देखो रेवेन्यू बॉयंसी का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जितनी तेजी से, देखो ऐसे समझो इसको, अगर मान लो देश की अर्थव्यवस्था जो है, देश की इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है, मतलब जीडीपी जो है वो बढ़ रहा है ना, जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो बढ़ रहा है, तो साथ साथ डेफिनेटली एक बात ये भी है कि सरकार के पास जो पैसा आ रहा है रेवेन्यू में वो भी बढ़ना चाहिए, है ना। अब अगर जितनी तेजी से जीडीपी बढ़ रहा है उससे भी ज्यादा तेजी से अगर थोड़ा रेवेन्यू ज्यादा आए सरकार के पास, तो हम बोलते हैं कि रेवेन्यू बॉयंसी कैसी है, हाइटेंड है, या कैसी है, इंक्रीज है। गेटिंग दिस पॉइंट, यही दिखाता हूं पहले। देखो इसका ये मतलब हुआ कि कैसे जो है इट मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू टू चेंजेस इन जीडीपी, कि अगर जीडीपी बढ़ा है ना तो उसका कितना फर्क जो है वो, रिस्पॉन्सिवनेस कितनी जो है वो पड़ी सरकार के रेवेन्यू के ऊपर। मतलब अगर फॉर्मूला देखना हो, वैसे ये माइक्रो का हिस्सा है तो चाहिए नहीं होगा, पर चलो फिर भी सिर्फ नॉलेज के लिए बताता हूँ कि परसेंटेज चेंज इन गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड डिनोमिनेटर में आ गया परसेंटेज चेंज इन जीडीपी, के जीडीपी में कितना परसेंट जो है वो बदलाव हुआ, और उसके चलते जो है सरकार के पास जो रेवेन्यू आया उसमें कितना बदलाव हुआ, ठीक है। तो ये इंप्रूव कैसे करती है, देखो कई सारे फैक्टर्स काम कर सकते हैं। हो सकता है बेटर टैक्स कंप्लायंस हो, जैसे हमारे इस बार के केस में बोला जा रहा है कि जीएसटी के अंदर जो रिफॉर्म्स किया ना सरकार ने, उससे जो है बढ़िया काम देखने को मिल सकता है। फॉर्मलाइजेशन, ये तो हम बोल के आए भी कि हाँ फॉर्मलाइजेशन तो बढ़ा है, तो फॉर्मलाइजेशन होने से क्या होगा, ज्यादा लोग जो हैं वो टैक्स पे करने लगेंगे, दे विल बी इन द टैक्स नेट, वो टैक्स के ब्रैकेट में आएंगे और टैक्स पे करेंगे। ब्रॉडर टैक्स बेस के ज्यादा लोग जो उसमें हैं, वो जो पे कर रहे हैं टैक्स, मतलब एज अ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन आपका बेहतर काम कर रहा है, एफिशिएंट है, हायर प्रॉफिटेबिलिटी एंड कंजम्पशन। या फिर वन ऑफ फैक्टर्स है, जैसे अगर मान लो सरकारी कंपनियों से सरकार को अच्छा पैसा आ गया, डिविडेंड आ गया, या कुछ बेच दिया उसने स्पेक्ट्रम से, तो उससे क्या होता है सरकार के पास जो ये रेवेन्यू बॉयंसी है वो जो है बढ़ी हुई दिखाई देती है, रेवेन्यू बॉयंसी, ठीक है। आई होप इस समझ में आ गया रेवेन्यू बॉयंसी। चलो तो पहली बात सरकार ने क्या बोला, इम्प्रूव्ड रेवेन्यू, बॉयंसी। दूसरा, कंटिन्यूड एम्फेसिस ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से वाला होता है, जिसमें सरकार कोई ना कोई क्या करती है, एसेट क्रिएट करने पे खर्चा करती है। जैसे हो सकता है पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट हो गया, ठीक है, या रोड्स हो गए, फ्लाईओवर्स हो गए, ऐसे, राइट। देन इम्प्रूव्ड फिजिकल ट्रांसपेरेंसी, पूरा डेटा शेयर करना। तीसरा, अगला, कंटिन्यूड डेफिसिट रिडक्शन अलोंग अ क्रेडिबल पाथ, ठीक है। तो ये तो बोलता है कि ये ऊपर वाले कुछ ये ऐसे स्टेप्स हैं। उसके बाद बोलता है कि देखो डायरेक्ट टैक्स बेस जो है वो बढ़ा है, मतलब ये आपको दिख रहा है ग्रीन वाला, और ये दिख रहा है इनडायरेक्ट टैक्सेस येलो वाले। तो डायरेक्ट वाले देखो यहाँ पे ये दिखाता है पहले प्री पैंडेमिक एवरेज, मतलब ये 2020 कोविड आने से पहले, और ये दिखाता है, यहाँ पे मैं इसको जूम कर लेता हूँ, हाँ प्री पैंडेमिक एवरेज, और फिर दिखाता है फाइनेंशियल ईयर 2025, ये पीए क्या है, प्रोविजनल एक्चुअल्स, ठीक है। तो इसमें देखो ये पहले बोलता है कि जो ये आपका येलो वाला इनडायरेक्ट है और ग्रीन वाला डायरेक्ट है, ठीक है। तो ये 41 और 48% इनडायरेक्ट टैक्स, और उसके बाद ये दिखाता है 52 से 59 के ये 52% से डायरेक्ट टैक्स बढ़ के हो गया 59%। देखो डायरेक्ट टैक्स बढ़ने का फायदा क्या है, या डायरेक्ट टैक्स ज्यादा क्यों होना चाहिए ओवरऑल टैक्स परसेंटेज के अंदर, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स को ये कहते हैं हम कि ये ज्यादा प्रोग्रेसिव टैक्स है, ठीक है, एज कम्पेयर टू इनडायरेक्ट टैक्स, जिनको कहा जाता है कि ये रिग्रेसिव टैक्स है, ये अमीर और गरीब के ऊपर जो है सेम बर्डन जो है वो प्लेस करते हैं। तो हम चाहते हैं कि डायरेक्ट टैक्सेस जो है उससे सरकार को ज्यादा पैसा इकट्ठा हो एज कम्पेयर टू इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये तो सब लोगों को बराबर ही पे करना है, चाहे आपकी कितनी भी इनकम हो, है ना। कि अगर आप बाजार गए और वहां से आप कुछ सामान लेके आए तो उसके ऊपर आपने भी टैक्स पे किया, उसके ऊपर जो है हो सकता है बिरला ने या टाटा ने, अंबानी ने, सबने टैक्स पे किया, बट ये आपकी इनकम के हिसाब से है, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, है ना, 50 लाख, 1 करोड़। तो डायरेक्ट टैक्सेस उस हिसाब से हम कहते हैं कि थोड़े प्रोग्रेसिव है ज्यादा। चलो फर्दर ये देख लिया हमने रेवेन्यू बॉयंसी। अच्छा फर्दर क्या कहता है कि रेवेन्यू रिसीट्स, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू और जीडीपी का रेशो और नॉन कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन जो है सब में इजाफा ही देखने को मिला है।
ठीक है, कि रेवेन्यू रिसीट्स एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी वो बढ़ी है 8.5% से 9.1%, गुड, अच्छी बात है। फिर ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू जीडीपी के मुकाबले वो भी बढ़ा है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, एंड नॉन कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन जो है वो भी बढ़े हैं, ठीक है। प्लस इनकम टैक्स जो रिटर्न फाइल की गई वो भी ऑलमोस्ट 6.9 या 7 करोड़ से बढ़ के 9.2 करोड़ जो है वो पहुंच गई फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से 24-25 के बीच में, ठीक है। मतलब वही प्री पैंडेमिक और पोस्ट पैंडेमिक बात करते हैं। तो मोटी मोटी यहाँ पे एक जो ट्रेंड निकल के आता है कि हर ऑलमोस्ट यहाँ पे हर इस चीज में जो है हम क्या देख रहे हैं कि प्री पैंडेमिक लेवल से हम ऊपर उठ के आ चुके हैं। चलो फर्दर क्या दिखाता है, ट्रांजैक्शन का जो मोमेंटम है वो बढ़िया है अंडर जीएसटी, इवन एज ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन जो है दे ट्रैक नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ। तो इसमें देखो एक तो ये जो ट्रक वगैरह गुड्स लेके जाते हैं वो ई वे बिल है ना वो जनरेट करते हैं, तो ई वे बिल वॉल्यूम जनरेशन दिखा रहा है ये। इसमें देखो ये जो ये ग्राफ दिख रहे हैं, ठीक है, ये ग्राफ ये अपवर्ड्स जो है जा रहा है ना। और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी जो है ये राइट हैंड साइड पे जो दिखा रहा है ये वाला ये दिखा रहा है आपको 21%, राइट। सो ये बस फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में इससे ज्यादा था, बाकी उसके अलावा अगर देखें FY 24, 25, 26 तो 16, 16.6 और 21% जो है इसमें इजाफा देखने को मिलता है। फिर ग्रॉस जो जीएसटी का कलेक्शन है उसमें ये ग्राफ जो दिखा रहा है इसमें ये थोड़ा अपवर्ड ही जा रहा है ना। और ईयर ऑन ईयर कलेक्शन जो ये राइट हैंड साइड पे है ये परसेंटेज में, उसमें ये थोड़ा ये यहाँ दिखाई दे रहा है ना, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अगर हम इससे कंपेयर करते हैं तो। चलिए देन फर्दर जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स की बात करता है जिसको लॉन्च किया गया था बहुत ही फैनफेयर के साथ। तो अब एक तो सरकार ने क्या किया, 2 स्ट्रक्चर रेट कर दिया, मतलब जो है पहले 4 रेट होते थे उसमें से 12% वाले को खत्म कर दिया, और सरकार ने 28% वाले को क्या कर दिया था, इन दोनों को ही अबॉलिश कर दिया था। तो एक बचा था 18% वाला और एक बचा था 5% वाला, है ना। और एक जो सिन गुड्स हैं उनके ऊपर 40% जो है डीमेरिट गुड्स जो जैसे ये आपके जितने भी सिगरेट्स वगैरह या टोबैको प्रोडक्ट्स हो गए ये सारे सिन गुड्स के अंदर चले गए, ठीक है। फिर क्या बोला कि एक्सपेक्टेड चैनल्स ऑफ इम्पैक्ट जो जीएसटी में देखने को मिलते हैं, एक तो कंजम्पशन को बूस्ट मिला कि देखो सीधी सीधी बात है बहुत सारी चीजें जो है वो 5% में आ गई, बहुत सारी चीजें जो है वो जीरो में भी चली गई, कईयों को जो है एग्जेम्प्ट भी कर दिया था, तो कंजम्पशन को बूस्ट मिला। दूसरा मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड में बूस्ट मिला, एनहांस कम्पिटिटिवनेस, एनकरेज स्मॉल बिजनेस टू फॉर्मलाइज, जिसमें पर्टिकुलरली एमएसएमईज को अच्छा सपोर्ट जो है सरकार की तरफ से मिला। एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कि ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, वर्किंग कैपिटल, ये सारी चीजें जो है रिजॉल्व की गई, ठीक है। ये क्या होता है, ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर मतलब अगर आपकी इनपुट्स और आउटपुट्स के ऊपर देखें, जैसे मान लो अगर कोई शर्ट बना रहा है, ठीक है, तो शर्ट के ऊपर ऐसा जीएसटी जो है अगर मान लो कम है, लेकिन उसके लिए जो धागा यूज होता है, जो थ्रेड यूज होता है, ठीक है, उसके ऊपर जो है जीएसटी अगर ज्यादा है तो उसको बोलते हैं इन्वर्टेड है, ये तो यार इनपुट पे ज्यादा है और आउटपुट पे कम है, ठीक है। तो इसके चलते क्या होता था, जो ये फाइनल मैन्युफैक्चर होता था इसके लिए फिर अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना जो है वो मुश्किल आता था, ठीक है, इसको बोलते थे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। चलो चलते हैं आगे। अब देखो फर्दर सेंटर्स इफेक्टिव कैपेक्स टू जीडीपी, मतलब कितने जीडीपी के कितना परसेंटेज जो है उन्होंने कैपेक्स पे एक्सपेंडिचर किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, वो इंक्रीज हुआ प्री पैंडेमिक एवरेज से 4%, ठीक है, इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25। ये दिखा रहा है लास्ट में ये प्रोविजनल एक्चुअल्स और ये बजट एस्टिमेट 2025-26 के। तो उसमें ये दिखा रहा है ओवरऑल, ये देखो ग्रीन वाला जो है ये है कैपेक्स आपका, तो ये ग्रीन वाला देखो यहाँ पे ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर ग्रांट इन एड फॉर कैपिटल एसेट्स, जो ग्रांट इन एड किसको दी जाती है, केंद्र के द्वारा दी जाती है स्टेट को। एंड इफेक्टिव कैपेक्स का मतलब क्या होता है कि ये एडजस्ट कर देते हैं कि जो सरकार ने कैपेक्स अपना खुद किया और उसमें से माइनस कर देते हैं जो स्टेट को पैसा गया ग्रांट के तौर पे, लेकिन स्टेट ने उसको यूज किया कहीं ना कोई एसेट बिल्ड करने के लिए, ठीक है। तो ये उसको माइनस करके क्या दिखाते हैं, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। तो उसमें इंक्रीज का मतलब ये हुआ कि सरकार ने मोटा मोटा ये कहने का मतलब है यहाँ पे कि अपना पैसा जो है उसको खर्च किया एसेट्स को थोड़ा बिल्ड करने में। एसेट्स को बिल्ड करने का फायदा क्या होता है, ये तुम्हें बाद में और रिटर्न्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। चलो फिर क्या बोलती है सरकार क्या बोलती है कि देखो स्टेट्स जो है इनको सक्सेसफुली इंसेंटिवाइज किया टू मेंटेन देयर कैपिटल एक्सपेंडिचर एट 2.4% ऑफ जीडीपी। ये यहाँ पे कि स्टेट्स कैपिटल आउटले और स्टेट्स कैपिटल आउटले ये यहाँ पे दिखा रहा है 2.4% के, भाई इन्होंने जो है ये एक अपनी यहाँ पे कह लो कि कामयाबी दर्शाई है। ऑलराइट, ये था सेकंड चैप्टर। थर्ड चैप्टर है किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है मॉनेटरी मैनेजमेंट, यानी यहाँ सारी बात आ जाएगी अब एक तरीके से काफी हद तक
रिजर्व बैंक के डोमेन में, पिछला जो था वो टैक्स वैक्स सारा सरकार के डोमेन में होता है। फिर फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, रिफाइनिंग द रेगुलेटरी टच, है ना, ये रेगुलेशन का काम भी किसके पास है, ये भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। चलिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपसे दरख्वास्त है कि रुद्रनॉमिक्स हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यही हमारा सपोर्ट सिस्टम है। ऑलराइट, फर्दर चलिए, फिर ये क्या बोलता है कि भाई इफेक्टिव ट्रांसमिशन देखने को मिला मॉनेटरी पॉलिसी का टू मनी एंड क्रेडिट मार्केट्स। देखो, मॉनेटरी पॉलिसी के ट्रांसमिशन का मतलब ये हुआ कि अगर आरबीआई जो है वो अपनी तरफ से रेपो रेट में कुछ ऊपर नीचे करता है, रेपो रेट को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करता है। रेपो रेट क्या है, बस सिंपल सी बात है कि जिस मतलब ऐसा मतलब बेसिक डेफिनेशन अगर बिल्कुल लेमन वाली चाहिए कि जिस ब्याज दर पे आरबीआई से जो है कमर्शियल बैंक्स लोन उठाते हैं, है ना, और बदले में क्या देते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज कोलैटरल। तो ये क्या बोलते हैं कि इफेक्टिव ट्रांसमिशन हुआ कि मतलब जितना आरबीआई ने रेपो रेट, देखो ये लाल वाली लकीर दिख रही है ना, ये जितना आरबीआई ने, सॉरी एक मिनट रुको, हाँ, कि जितना आरबीआई ने यहाँ से रेपो रेट को कट किया, ठीक है, जितना ये आरबीआई ने रेपो रेट को कट करना चालू किया, उतना जो है ग्रेजुअली हमें देखने को मिला कि जो ये वेटेड एवरेज कॉल रेट है, वेटेड एवरेज कॉल रेट मतलब मोटा मोटा ऐसे समझो कि बैंक जिस दर पे जो है अपना खुद का लोन किस पे देना है आगे, वो जहां पे डिसाइड करते हैं, उसमें भी गिरावट देखने को मिली। ठीक है, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी के इफेक्टिव ट्रांसमिशन का मतलब ये होता है कि अगर आरबीआई रेपो रेट को घटाता है तो जो कमर्शियल बैंक्स हैं, हम मोटा मोटा बोलते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, एससीबीज, वो भी जो है अपने अगर इंटरेस्ट रेट को घटाते हैं तो हम बोलते हैं कि हाँ ठीक है, इफेक्टिव ट्रांसमिशन पॉलिसी का जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, मतलब इसका डेफिनेशन दिखाता हूँ, ये आ गया तुम्हारा WACR, वेटेड एवरेज कॉल रेट, कि ऐसा एवरेज इंटरेस्ट रेट एट विच बैंक्स बोरो एंड लेंड ओवरनाइट फंड्स इन द कॉल मनी मार्केट वेटेड बाय वॉल्यूम ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स, कि जितना ये खुद जो है बाजार में जब ये लोन देते हैं आपस में एक दूसरे को या लेते हैं तो कितना जो है ब्याज दर, कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। ठीक है, तो मोटा मोटा ये दिखाता है कि अगर हाँ ठीक है, अगर रेपो के साथ साथ बाकी चीजें भी जो है वो एडजस्ट हो रही है मार्केट में, चाहे वो SDF है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है, या वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, तो वो एडजस्टमेंट्स अगर आरआर के साथ हो रही है तो ठीक है, इट इज गुड। ठीक है, इसे ये तो चलो खैर SDF और MSF जो है ये तो खैर रिलेटेड ही हैं, आरआर के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं, बट मेजरली क्या दिखाता है कि ये जो WACR है, राइट। एक बात, दूसरी बात, मॉनेटरी डेवलपमेंट्स रिफ्लेक्टिंग ईजिंग फाइनेंशियल कंडीशंस, के फाइनेंशियल कंडीशन जो है उसके अंदर इजी या थोड़ा कह लो कि ईज आउट होता हुआ दिखाई दिया। मॉनेटरी डेवलपमेंट जो है कैसे, इसमें देखो ये M0, ये जो मॉनेटरी एग्रीगेट्स पढ़ते हो ना, M0, M1, M2, M3, ये उन उसके आधार पर बता रहा है। तो ये दिखा रहा देखो कि ये M3 जो है यहाँ पे पहुंचा हुआ है 12.1 पे, और ये M0 रिजर्व जो मनी होती है, जो रिजर्व जिसको मॉनेटरी बेस बोलते हैं, ये 2.9। तो ये क्या दिखा रहा है कि मार्केट में लिक्विडिटी जो है उसमें थोड़ा इंक्रीज देखने को मिला, और इसमें भी देखो रेपो रेट का रोल एक प्ले करने को था कि रेपो रेट आरबीआई ने कट किया 6.5 से, उसको जो है नीचे लेके आया, बहुत टाइम से 6.5 पे होल्ड करके रखा हुआ था। चलो ठीक है, ये हमने देख लिया। फर्दर बैंक क्रेडिट जो गया माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को, MSCs को, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को, मीडियम की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, उसमें जो है इंक्रीज देखने को मिला, स्ट्रॉन्ग इंक्रीज भी क्या, अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिला। ठीक है, कि देखो इसमें समझने वाली बात ये है कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस MSMEs में जब हम ये माइक्रो और स्मॉल की बात करते हैं तो इनके लिए मेन प्रॉब्लम जो होती है, इनके लिए चैलेंज होता है फंड्स लेके आना, और वो भी फंड्स कौन से, बैंक्स के थ्रू, मतलब जिसको बोलते हैं फॉर्मल क्रेडिट। ठीक है, किसी ऐसे मार्केट से तो ये पैसा उठा लेते हैं, लेकिन वो पैसा बहुत ज्यादा ब्याज दर बहुत ज्यादा होती है उसमें, अनाप शनाप उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ठीक है, तो ये फॉर्मल क्रेडिट जो है एक हमेशा इनको मुहैया कराने की चुनौती बनी होती है सरकार के सामने। उसमें सर्वे कह रहा है कि भाई बैंक क्रेडिट जो इनको पहुंचाया गया उसमें स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रेंड जो है वो देखने को मिला। ठीक है, ये एक फैक्ट जो है स्टैंड कर रहा है, इन्होंने ये वर्ड यूज किया स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रेंड, तो इसको ध्यान रखना थोड़ा, क्या पता ये प्रीलिम्स में पूछ लें ऐसा कुछ स्टेटमेंट। चलो फर्दर, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई, और जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, चाहे वो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग हो या नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो, उसमें कहा कि भाई मल्टी डेकेड लो, अच्छी बात है कि भाई तुम्हारे लोन जो हैं वो वापस आ रहे हैं, वो एनपीए में कन्वर्ट नहीं हो रहे। ठीक है, तो ये कहाँ स्टैंड कर रही हैं, ये देख लो, ये स्टैंड कर रही हैं 2.2% जो है ये ग्रॉस, और ये 0.5% पे ये नेट, जो ये कहाँ पे थी 11.2 और 6% एज हाई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये आ गया सितंबर 2025।
ठीक है, तो ये पूरे दशक में सबसे अपने निचले स्तर पे है, अच्छी बात है। देन एक्सपैंडिंग पेंशन कवरेज, जिसमें एक तो ये एपीवाई के अटल पेंशन योजना, और ये आ गया तो आपका जो आपका न्यू पेंशन स्कीम है एनपीएस। तो इसमें सरकार कहती है कि इसमें तकरीबन 25 लाख सब्सक्राइबर, इसमें तकरीबन 97.5 लाख सब्सक्राइबर है ना। ये एयू क्या है, एयूएम क्या होता है, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। ठीक है, ये नीचे लिख रखा है, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। ठीक है, और इसमें सब्सक्राइबर जो हैं वो ये कहाँ से देखने को मिलते हैं कि FY16 और FY25 के कंपैरिजन में यहाँ से बढ़ के पहुंच गए अराउंड 642 लाख, और ये 97 लाख से बढ़ के पहुंच गए 199 लाख ऑलमोस्ट। ठीक है, और कितना 44,000 करोड़ जो है यहाँ पे एसेट्स हैं अंडर मैनेजमेंट, और यहाँ पे तकरीबन 14,000 करोड़ रुपया। ठीक है, चलिए फर्दर इंश्योरेंस फॉर ऑल की सरकार कहती है कि इंश्योरेंस फॉर ऑल की तरफ हम बढ़े हैं, जिसमें ये टोटल लाइफ प्रीमियम और टोटल नॉन लाइफ टोटल प्रीमियम, यानी कि जो जीवन बीमा के अलावा जो बाकी और दूसरे इंश्योरेंसेस हैं। तो देखो ये दिखा रहा है 6.3 से बढ़ के हुआ 8.9, ये 2.0 से बढ़ के हुआ 3.1, तो दोनों में ही आपको इंक्रीज देखने को मिलता है। ठीक है, ये सारा डेटा उतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ट्रेंड पता होना चाहिए। चलो फर्दर आगे, डेवलपमेंट इन कैपिटल मार्केट इन फाइनेंशियल ईयर 25-26, ये डेटा अप्रैल नवंबर 2025 तक का देता है। तो सर्वे कहता है देखो, एक तो ना लगातार, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो यार मित्रों ये देखो फ्रेंड्स, इस पे ध्यान देना, ये स्टेडी है ना, ऑलवेज, ये वाले जो है ना थोड़े ट्रिकी वाले वर्ड्स होते हैं कि अगर ऐसा कहीं पे है तो आपके कान एकदम से खड़े हो जाने चाहिए, और ये डेटा आपको स्पेशली नोट करना चाहिए कि हाँ यार ये ना स्टेडी राइज बोल रहा है, किसमें, स्टेडी राइज इन टोटल रिसोर्स मोबिलाइजेशन फ्रॉम प्राइमरी मार्केट्स। प्राइमरी मार्केट का मतलब हुआ जब जहां पे पहली दफा ट्रेड हो रहा है। ठीक है, पहली दफा जो है वो सिक्योरिटी इशू हुई है। सो इसमें कहाँ दिखा रहा है, इन ₹1000 है, तो 75,000 करोड़ से ये बढ़ के यहाँ तक गया था 2018 218.3 थाउजेंड करोड़ FY24-25 में। और ये FY26 जो ये अप्रैल नवंबर, अभी इसमें देखो बाकी है, इसमें अभी स्टिल देयर इज मोर डेटा टू कम है ना। यहाँ तक ये पहुंच गया ऑलमोस्ट 170,000 करोड़, 170 रुपीज 170,000 करोड़ तक, प्लस राइज इन नंबर ऑफ आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर्स। तो ये भी क्या दिखाता है कि ये यहाँ पे इसमें स्टडी नहीं, इसमें स्टडी अभी तो खैर स्टडी यूज नहीं किया इसने, यूज है ना वर्ड, कि ये 260 जो है नंबर ऑफ आईपीओ हैं इस पीरियड में इशू किए गए। ठीक है, यहाँ पे तुम अगर सोच रहे हो आपके स्टडी कैसे है, देखो ये इनको उम्मीद है कि यहाँ ये 170 जो है 218.3 को क्रॉस कर ही जाएगा, क्योंकि अभी इसमें दिसंबर से लेके और 31 मार्च 2026 तक का और इसमें ऐड होगा, राइट। चलिए फर्दर आगे देखते हैं। सो रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स आगे क्या कहता है कि एक तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर आरबीआई ने जो है कंसोलिडेट किया ओवर 9,000 सर्कुलर्स वगैरह को, है ना, कंसल्टेशन की, कंसल्टेशन किया, साथ साथ फ्री अपना एआई पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर इंट्रोड्यूस किया, क्रेडिट असेसमेंट मॉडल, उनके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, एमएसएमई के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्रेडिट मॉडल जो है वो ऐड किया। तो ये बैंकिंग सेक्टर के अंदर आरबीआई की तरफ से जो है मेजर काम किए गए, पर्टिकुलरली ये फ्री एआई जो ये है, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉर फाइनेंशियल रेगुलेशन एंड इंस्टीट्यूशंस टू लेवरेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्हाइल मैनेजिंग देयर रिस्क। दूसरा फर्दर अगला बोलता है ये कैपिटल मार्केट्स के अंदर कि सेबी जो है उसने कुछ एक्ट्स को रिपील किया, कुछ जो है कंसोलिडेशन किया गया। अलग अलग जितने ज्यादा कानून होते हैं उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती हैं, है ना। फिर सेबी ने लॉन्च किया इन्वेस्टर प्रोटेक्शन टूल्स, जैसे सेबी चेक, सेबी वर्सेस स्कैम एटसेट्रा, ये सेबी ने काम किया। और लास्टली इंश्योरेंस सेक्टर में जैसे सबका बीमा सबकी रक्षा, ये नोटिफाई किया गया अभी 21 दिसंबर को, है ना। इंपॉर्टेंट प्रोविजंस इंक्लूडिंग हायर लिमिट्स इन एफडीआई, सिंप्लीफाइड रेगुलेशंस एटसेट्रा, ये सारा काम जो है किसमें किया गया, इंश्योरेंस सेक्टर में किया गया। ऑलराइट, फर्दर प्रोग्रेस बताता है सर्वे किसमें, माइक्रो क्रेडिट में, जिसमें मेजरली दो स्कीम्स की बात करता है यहाँ पे। एक तो है PMMY यानी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, और दूसरा बोलता है PM स्वनिधि। स्वनिधि क्या है, स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। ठीक है, इसमें मतलब क्या है कि जैसे 10,000 20,000 25,000 ऐसे छोटे छोटे लोन्स हैं जो जो जैसे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, कोई कुछ रेडी लगा रहा है, कोई फड़ी लगा रहा है, ऐसे उनके लिए। ठीक है, सो क्या कहा इसने सर्वे ने कि डेकेड ऑफ फंडिंग ऑफ द अनफंडेड थ्रू PMMY, कितने जो है
36 लाख करोड़ जो है यहाँ डिसबर्स हुए अक्रॉस 55.45 करोड़ लोन अकाउंट्स। ये डाटा एज ऑफ अक्टूबर 2025। साथ साथ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो दे एक्सेस 69% ऑफ ऑल माइक्रो लोन्स, मतलब आप ये कह सकते हो कि मेजॉरिटी लोन्स जो हैं, माइक्रो लोन्स जो हैं, उनको एक्सेस किया हमारी माताओं बहनों ने, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ने। प्लस 15.6 लाख करोड़ डिसबर्स हुए ओवर 33.4 करोड़ अकाउंट्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, ट्राइब्स, ओबीसीज एंड अदर माइनॉरिटीज। तो उनको भी फायदा पहुंचा इसके अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फर्दर। स्वनिधि के अंदर एम्पावरिंग इंडिया स्ट्रीट वेंडर्स थ्रू माइक्रो क्रेडिट डिलीवरी, है ना। सो इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, ऑब्वियस ही बात है, अगर इनके पास पैसा आएगा तो एम्पावर्ड माइनॉरिटीज एंड हेल्दी क्रेडिट मेट्रिक्स। ठीक है, तो ये सारा का सारा किसके किसके दिखा रहा है सर्वे के, हाँ स्वनिधि जो है उसके चलते बेनिफिट पहुंचे हैं। चलिए ये अब चलते हैं चैप्टर 4 के ऊपर। ये अब बात कर रहे हैं एक्सटर्नल सेक्टर प्लेइंग द लॉन्ग गेम। अब देखो ये यहाँ पे एक अच्छा क्यू है, एक अच्छा हिंट है कि शॉर्ट टर्म के हिसाब से नहीं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखना है, अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ानी है, अपने सप्लाई चेन को और बेटर करना है और अपने एलाइज के साथ लॉन्ग टर्म के हिसाब से बातें देखनी है। चलो सबसे पहले ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स के बारे में बात करता है कि राइजिंग ट्रेड पॉलिसी एक्टिविटी देखने को मिल रही है दुनिया भर में, है ना। कि ये कैलेंडर ईयर सीवाई क्या, कैलेंडर ईयर 2025, मतलब 1 जनवरी 2025 से लेके 31 दिसंबर 2025। यह कहता है कि ट्रेड पॉलिसी एक्टिविटी इंडेक्स में इंक्रीज देखने को मिला, मेनली किस वजह से, शार्पर राइज इन रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड मेजर्स देन इन फैसिलिटेशन, कि दुनिया ने उतना जो है सहूलियत वाला काम तो कम ही किया, ज्यादा काम क्या किया उसके अंदर अड़चने या उसके अंदर जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए। ये रिस्ट्रिक्टिव है ना, ये मतलब वही अमेरिका और उसके साथ जो पूरा अमेरिका ने मचा रखा है दुनिया के अंदर। दूसरा ट्रेंड्स इन ट्रेड ग्रोथ, इसमें देखो ये क्या दिखाता है कि ट्रेड पॉलिसी अनसर्टेनिटी जो है इट इज लाइकली टू हैव अ मोर प्रोनाउंस्ड इम्पैक्ट ऑन द ट्रेड वॉल्यूम्स ऑफ इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज देन दोज ऑन एडवांस इकोनॉमीज। के जो एडवांस इकोनॉमीज हैं, ये इमर्जिंग वाली कौन सी है, जैसे हम है, ठीक है, ब्रिक्स हैं, कि हम लोग इमर्जिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज का हिस्सा है। एडवांस्ड इकोनॉमीज जैसे यूएस वगैरह हो गया, कुछ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हो गए, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो गए, नॉर्डिक कंट्रीज हो गए, उन पे उतना असर जो है इसका नहीं पड़ता जितना हमारे ऊपर पड़ता है। ठीक है, तो ये इसीलिए एडवांस एस्टिमेट दे रहा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों के, और ये आ गया एडवांस इकोनॉमीज के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट, और ये इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए। तो देखो हमारे इसमें जो है ये आपको दिखाई पड़ेगा कि इनके ऊपर ये इनके फिगर्स जो हैं वो नीचे हैं, हमारे फिगर्स जो हैं वो, हमारे मतलब जो ग्रोथ फिगर्स हैं वो थोड़े ऊपर हैं ट्रेड पॉलिसी अनसर्टेनिटी को लेके। ठीक है, तो ये तो हो गया एक ये वाला डेटा। फिर देखो इंडिया ट्रेड परफॉर्मेंस इन FY26 अप्रैल से लेकर दिसंबर 2025 तक। तो क्या कह रहा है कि जो मर्चेंडाइज का मतलब सिंपल क्या हो गया कि जो हमारा गुड्स में ट्रेड था वो रेजिलियंट रहा अमिड ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटी, पहली बात। ठीक है, अब इसमें देखो ये ग्रोथ दिखा रहा है यहाँ पे, ये अप्रैल दिसंबर 2024 और अप्रैल दिसंबर 2025, हालांकि ये प्रोविजनल है अभी, ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का डेटा। तो ये क्या दिखा रहा है, मर्चेंडाइज जो आपके ये एक्सपोर्ट्स हैं ये वाला, और ये मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स। तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स ये देखिए 322.4 एक्सपोर्ट्स बढ़ के 322.4 से पहुंच पाए केवल 330.3, कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है, 2.4% ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और जो आपके मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स हैं वो उनमें भी इजाफा हुआ, 546 यूएस बिलियन डॉलर से बढ़ के आप पहुंच गए 578.6 यूएस बिलियन डॉलर, इसमें भी 5.9% का इंक्रीज देखने को मिला। ठीक है, और ये आपको साथ में दिखा रहा है ट्रेड डेफिसिट के -224 था पहले, अभी हो गया -248। तो इसमें भी आपको ये इंक्रीज देखने को मिल रहा है कि इसके अंदर जो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड है ना, बीओटी बोलेंगे ना इसको, बताओ जिन्होंने कर रखी है पहले प्रिपरेशन, इकोनॉमी पढ़ रखा है यूपीएससी के लिए, बीओटी बोलेंगे, बिल्कुल बीओटी ही बोलेंगे, क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम सिर्फ गुड्स को लेते हैं, सर्विसेज को नहीं लेते। ठीक है, फिर देखो नॉन पेट्रोलियम और ये नॉन पेट्रोलियम, नॉन जेम्स और ज्वेलरी वाला जो ये क्लासिफिकेशन किया था इन्होंने, इसमें अब वही सेम चीज आ गई कि ये इधर आ गया आपके पास इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स। तो इसमें भी ग्रोथ देखने को मिला दोनों में, ये 251 से बढ़ के 266 और ये 339 से बढ़ के 371.9। तो मतलब दोनों में ही ग्रोथ है, हाँ जी दोनों में ही आपको जो है ग्रोथ देखने को मिलती है। चलिए फर्दर आगे देखते हैं। अब इसमें फर्दर क्या कह रहा है, सर्विसेज ट्रेड जो है इट कंटिन्यूज टू बी ए की ड्राइवर ऑफ इंडिया ट्रेड परफॉर्मेंस। सर्विसेज में हमारा काम जो है वो बढ़िया है, उसमें हम कमाते ज्यादा हैं और खर्च उतना हमारा नहीं होता है ना।
तो ये टोटल एक्सपोर्ट्स, मर्चेंडाइज, और ये आ गया सर्विसेज। तो देखो सबसे ये जो ऊपर इमारत दिख रही है आपको, ये सर्विसेज की दिख रही है, ग्रीन वाली, ये FY 10-20 के बीच में, FY 20-25 के बीच में, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2019-20 से 2024-25 के बीच में। ठीक है, तो ये कैसे बढ़ते हुए दिख रहे हैं ये आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे ये आ गया 2024 और 2025 के ऊपर। ठीक है, ये इसमें भी ग्रोथ दिखाई दे रही है हमें। ये रहा सर्विस एक्सपोर्ट ब्लू वाली लाइन, और ये रहा सर्विस इंपोर्ट जो आपकी ग्रीन वाली लाइन है। तो इसमें देखो ये सर्विस इंपोर्ट तो बहुत नीचे है, ये रहा, और ये सर्विस एक्सपोर्ट जो है ऊपर है। मतलब ये सर्विसेज ट्रेड सरप्लस, मतलब सर्विसेज में क्या है, पॉजिटिव में है नंबर। ठीक है, कि ये रहा आपका 135.5 यूएस बिलियन डॉलर 2024 अप्रैल दिसंबर में हमने यहाँ से कमाया था, और यहाँ अभी अप्रैल दिसंबर 2025 में 151.7 यूएस बिलियन डॉलर जो है वो दिखाता है कि सर्विसेज में हमें फायदा पहुंचा है। ठीक है, ये वाला नंबर। चलो लेट्स मूव अहेड फर्दर। भारत का स्ट्रैटेजिक पुश टू एक्सपैंड ट्रेड पार्टनरशिप्स, तो ये कई सारे यहाँ पे दिखाता है कि 8 फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, 8 जो है हमने FTA कंक्लूड किए पिछले 5 साल के अंदर। मॉरिशस के साथ सीपा, UAE के साथ सीपा, ऑस्ट्रेलिया EFTA टीपा, UK के साथ, ओमान के साथ, ठीक है, न्यूजीलैंड के साथ। इसमें से कुछ कुछ जो है कंक्लूड हो गए हैं, कुछ अभी इम्प्लीमेंट होने बाकी हैं, कुछ अभी नेगोशिएशंस कंक्लूड हुई हैं, इम्प्लीमेंट होंगे। जैसे न्यूजीलैंड और यूरोपियन यूनियन, ये तो अभी सबसे लेटेस्ट ये है ना, यूरोपियन यूनियन वाला भी, ये जो 26 दिसंबर जो आपका रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन थे, तो यहाँ पे EU के गेस्ट आए हुए थे। फिर जो अभी ये कहता है अंडर नेगोशिएशन, ठीक है, ये तो कर लिया हमने कंक्लूड, राइट। जो अभी हम नेगोशिएट कर रहे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, पेरू, चिली, अमेरिका के साथ बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट, यूरेशियन इकोनॉमिक काउंसिल FTA, इंडिया, कोरिया और आसियान, तो ये इसके अंदर जो है कुछ कुछ रिव्यूज हैं वो चल रहे हैं। मतलब ओवरऑल वी आर ट्राइंग टू ये आप ऐसे समझो कि अब ये ग्लोबलाइजेशन का दौर उतना नहीं रहा, अब ये थोड़ा रीजनल हो गया है, या कह सकते हो कि बायलैटरल हो गया है, कि भाई आपस में देश जो है वो देखते हैं आपस में इंटरेस्ट एक दूसरे के साथ। चलो फर्दर, कंफर्टेबल करंट अकाउंट डेफिसिट पोजीशन दिखा रहा है, मतलब कि ठीक है पैसा जो है वो खर्चा ज्यादा किया है, कमाया उतना नहीं है इंटरनेशनल ट्रेड में, बट फिर भी कंफर्टेबल पोजीशन में है, और मॉडरेट होके 0.8% ऑफ GDP पे पहुंचा इन फाइनेंशियल ईयर 26। ये H1 का मतलब क्या होता है, H1 का मतलब होता है फर्स्ट हाफ, मतलब Q1 एंड Q2। ठीक है, मतलब ये लगा लो कि अप्रैल से शुरू करके 6 महीने, जहां Q2 आपका अप्रैल, हाँ बिल्कुल अप्रैल से शुरू करके, और Q2 जहां आपका सितंबर में एंड होता है, ठीक है, वहां तक जो है, राइट। तो ये इसमें हमें पहले था 1.3% FY 25 के फर्स्ट हाफ में, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर तक के, और ये 1.3 से गिर के पहुंचा 0.8%। ठीक है, तो ये दिखा रहा है ये आपका करंट अकाउंट डेफिसिट। इसमें देखो ये नेट मर्चेंडाइज आ गया, नेट सर्विसेज आ गया, नेट ट्रांसफर, मतलब जो भी बाहर हमारी पॉपुलेशन डायस्पोरा रहती है वो जो क्या करती है, पैसा रेमिटेंस में भेजती है। ठीक है, तो ये आ गया नेट इनकम, और ये आ गया करंट अकाउंट का बैलेंस। तो अल्टीमेटली ये वाला है मेन देखने वाला। ये देखो ये दिख रहा है ये नेगेटिव में, ये जीरो, ये रहा ये जीरो वाली लाइन, इससे जो है नीचे दिख रहा है ये, राइट। बट इसमें क्या है कि ये देखो यहाँ से ये लाइन ऐसे करके यहाँ पे इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए फर्दर, इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन ग्रीन फील्ड डिजिटल इन्वेस्टमेंट। ग्रीन फील्ड का मतलब क्या होता है, जो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बिल्कुल जीरो से शुरू हो रहे हैं, जो बिल्कुल स्क्रैच से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ये टॉप इकोनॉमीज दिखाई है, और इसमें सबसे टॉप पे उन्होंने दिखाया है अपने आप को, इंडिया को, कि 114 यूएस बिलियन डॉलर्स बिटवीन 2020 एंड 2024, 2020 से 2024। अच्छा, ये एक फैक्ट यहाँ पे ध्यान में रखने वाला है, इसको याद रखना कि वी इमर्ज एज द लार्जेस्ट डेस्टिनेशन फॉर ग्रीन फील्ड, अट्रैक्टिंग 114 यूएस बिलियन डॉलर बिटवीन 2020 एंड 2024 कैलेंडर ईयर। ठीक है, और ये कौन कौन से इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो डिजिटल सर्विसेज, डेटा सेंटर, IT इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो भी हुए थे। और हाँ, ये UN का डेटा है, ये ऐसा नहीं है कि हमने खुद डेटा अपना खुद से तैयार कर दिया। चलो देन, टर्निंग ग्लोबल रीओरिएंटेशन इनटू सस्टेनेबल FDI। अब ये चैप्टर पता नहीं किस हिसाब से ये इस बारे में बात कर रहा है, हालांकि FDI जो है उसका आउटफ्लो देखने को मिला है, बट चलो फिर भी देखते हैं कि एक तो उन्होंने ये कह रहे हैं इंडिया अट्रैक्ट्स ग्रॉस FDI एट स्केल। तो ये FY 25 और FY 26 55.8 यूएस बिलियन डॉलर से बढ़ के 64.7। अच्छा, ये है कौन सा वाला, एक मिनट रुको, हाँ ये आया नेट FDI,
ये मेन है नेट के कितना जो है आया पैसा और कितना जो है वो पैसा एग्जिट करके गया। तो इसमें कोई खास इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा। ये देखो ये जो ग्रीन वाली ग्राफ है ये थोड़ा नीचे ही है, ठीक है। ये जो है क्या है ऊपर, ये वाला है आपका ग्रॉस इनफ्लोज, ठीक है। ग्रॉस वाला उतना ध्यान में नहीं, काम में नहीं आएगा, नेट वाला काम में ज्यादा आएगा कि भाई आया कितना और गया कितना, है ना, रिपैट्रिएशन। चलो फिर क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप इज डीपनिंग इन्वेस्टमेंट। तो फॉलोइंग फैक्टर्स क्रिएट अ विंडो फॉर इंडिया टू प्लग इनटू रिकॉन्फिगर्ड जीवीसीज एंड मूव अप द ग्लोबल वैल्यू चेन, या फिर ये वैल्यू एडिशन लैडर। तो इसमें क्या बोलते हैं, तो कि ग्लोबल एफडीआई रीओरिएंटेशन, बिल्कुल ये तो है ही है कि जियोपॉलिटिक्स, टैरिफ्स, इस सब की वजह से। स्ट्रेटेजिक सेक्टर मोमेंटम, इसमें सेमीकंडक्टर्स, डिजिटल, पूरा सारा जो तामझाम हो रहा है एआई वाला, है ना, ईवीज वाला, सेमीकंडक्टर्स वाला। एंड हमारी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ क्या है इसमें, कि स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, स्टेबिलिटी ऑन द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रंट, डीपनिंग डिजिटल एंड मैन्युफैक्चरिंग बेस हमारा जो है, लॉन्ग टर्म कैपिटल जो है उसमें अट्रैक्ट करता है। अच्छा ठीक है, ये एफडीआई है ना, हाँ ठीक है, सॉरी मैं वो एफपीआई से कंफ्यूज कर रहा था। एफपीआई जो है वो वाला ज्यादा हमें आउटफ्लो देखने को मिला था, दैट वाज फॉरेन पोर्टफोलियो, ठीक है। उस पर अभी बात करेंगे कैसे आया है, बट इसमें भी कोई बहुत ज्यादा उछाल देखने को नहीं मिल रहा है। ऑल राइट, देन स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल बफर्स एंकरिंग स्टेबिलिटी के फाइनेंशियल ईयर 15 से फाइनेंशियल ईयर 25 के बीच में फॉरेक्स रिजर्व हमारे बढ़े कहाँ से, ऑलमोस्ट 342 बिलियन से 702 बिलियन डॉलर्स, यूएस बिलियन डॉलर्स। एक्सटर्नल डेट हमने कम किया 23.4 से 19.2। एक्सटर्नल डेट का मतलब जो भी आपने कर्जा जो है वो बाहर के लेंडर से उठा रखा है। एक्सटर्नल डेट का मतलब होता है कि आपका जो लेंडर है ना वो फॉरेन एंटिटी है, ठीक है। तो रिजर्व मोर देन डबल्ड, लोअर एक्सटर्नल लेवरेज, फिर इंपोर्ट कवर बढ़ा आपका, पहले तकरीबन 9 महीने का था, अब ये हो गया मोर देन 11 मंथ्स एज ऑफ 9 जनवरी 2026 के, मतलब इट इज दिस इज वेरी लेटेस्ट, अभी इसी मंथ में हम जनवरी में ही खड़े हैं अभी तो। एंड करंट अकाउंट डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो है वो कम हुआ, ये -0.8। सो इम्प्रूव्ड एक्सटर्नल सेक्टर बैलेंस। तो मतलब ये मोटा मोटा ये दिखा रहा है कि ओवरऑल अगर मैक्रो इकोनॉमिक फ्रंट पे देखा जाए तो इकोनॉमी जो है वो ठीक है, कुछ अपने चैलेंजेस के साथ जो है फिर भी स्टेबिलिटी बनाए हुए है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला पांचवा चैप्टर हमारा इन्फ्लेशन क्या कह रहा है, टेम्ड एंड एंकर्ड, यानी कि हम अभी भी इसको जो है बना के रखा हुआ है हमने इसको अच्छी कंफर्टेबल रेंज के अंदर। चलो तो क्या बोल रहा है कि इंडिया रिकॉर्ड लोवेस्ट इन्फ्लेशन सिंस द बिगिनिंग ऑफ सीपीआई सीरीज अप्रैल दिसंबर 2025 के अंदर, जहां पे देखो ये क्या बोल रहा है, कमिंग इन एट 1.7%, इवन आरबीआई के टॉलरेंस लेवल से भी, जो 2% लोअर टॉलरेंस है उससे भी नीचे चला गया, ठीक है। तो इसमें दिखा रहा है कोर इन्फ्लेशन 4.6, हेडलाइन इन्फ्लेशन 1.3, ठीक है। हेडलाइन इन्फ्लेशन कौन से वाला होता है, इसमें आप सारा फूड, फ्यूल और बाकी सब कुछ इंक्लूड करते हो। कोर में आप क्या करते हो, हेडलाइन में से आप गोल्ड, सॉरी हेडलाइन में से आप फूड एंड फ्यूल माइनस कर देते हो तो आप पहुंच जाते हो कोर पे, है ना। और ये फूड तो चलो सिर्फ ये CFPI वाला है, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स वाला डेटा है ये, ठीक है। तो ये ग्रीन वाला तो फूड वाला तो नीचे ही चल रहा था, ये फूड इन्फ्लेशन के इनके दाम तो ठीक ही चल रहे थे, नीचे चल रहे थे, ठीक है। ये आ गया ऑरेंज वाला हेडलाइन 1.3 पे, और ये आ गया कोर 4.62 पे, ठीक है। कि फूड एंड इसमें हेडलाइन में से फूड फ्यूल निकाल दिया तो कोर थोड़ा ऊपर दिखाई दे रहा है, ये क्यों दिखाई दे रहा है बताओ, सिंपल लॉजिक, ये देखो ना, सोना चांदी गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस जो हैं वो अफेक्ट कर रहे हैं जिसको, कोर इन्फ्लेशन को। चलो फिर इंडिया हैज सीन हाईएस्ट रिडक्शन इन हेडलाइन इन्फ्लेशन अमंग मेजर इकोनॉमीज इन 2025। तो इसमें चाहे ये यूके, ब्राजील, जापान, चाइना, यूएस, मलेशिया, इंडोनेशिया, जर्मनी, मैक्सिको एटसेट्रा एटसेट्रा, कि ये भारत का सबसे ज्यादा ये ग्रीन में दिखा रहा है, ठीक है। चलो देन डिक्लाइन इन फूड इन्फ्लेशन ड्रिवन बाय परसिस्टेंट कॉन्ट्रैक्शन इन प्राइसेस ऑफ मेजर कमोडिटीज, जैसे सब्जियां हो गई और दालें हो गई। तो ये देखो वेजिटेबल्स और पल्सेस, यहाँ पे अगर देखोगे कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये देखो सितंबर अक्टूबर 2024-25 वेजिटेबल्स के प्राइसेस आसमान छू रहे हैं, ठीक है। ये अब यहाँ नेगेटिव टेरिटरी में है, मतलब प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा ईज आउट हुए, इनफैक्ट काफी ज्यादा क्रैश ही होते हुए दिखाई दिए। मतलब अगर तुम वेजिटेबल मार्केट गए हो तुम्हें ऐसा सुनने को मिल रहा होगा कि जो पोटैटोज हैं, आलू जो हैं वो 100 रुपए के 12 किलो मिल रहे हैं, 100 रुपए के 12 किलो, जस्ट इमेजिन द डाउनफॉल इन प्राइसेस।
Then steady pace of core inflation has been largely influenced by inflation in the prices of precious metals। ये आई वो बात कि ये आ गया गोल्ड, ये आ गया सिल्वर। तो इसमें देख लो ये तुम्हारा कोर और ये कोर एक्सक्लूडिंग गोल्ड एंड सिल्वर। देखो जब गोल्ड एंड सिल्वर को एक्सक्लूड कर देते हैं कोर में से तो उसको हम बोल देते हैं क्या, सुपर कोर। ठीक है, तो ये 4.62 था कोर वाला जहां पे गोल्ड सिल्वर इंक्लूड किया, और अगर इसको हटा दिया तो ये पहुंच गया 2.27। तो देख ही रहे हो ना कि अगर हम सिर्फ सिल्वर की भी बात करें एक मिनट के लिए, तो सिल्वर मेरे को जहां तक याद है अभी पिछले साल तक इट वाज समवेयर 90,000 पर केजी। ठीक है, अब ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कितना 4 लाख पहुंच गया। 3.5 लाख जो है पर केजी, तो मुझे याद ही है कि क्रॉस कर गया था अभी आज हाल फिलहाल का, आई हैव नॉट चेक्ड, बट ये कहाँ 90,000 रुपए के आसपास था पर केजी, और ये पहुंच गया 3.5-4 लाख रुपए पर केजी। ठीक है, तो ये इसमें इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है। नेक्स्ट, टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैव प्रोग्रेसिवली डिक्लाइंड विद रिस्पेक्ट टू अदर सेक्टर्स। और इसका असर क्या देखने को मिला है कि कंप्रेशन मतलब गिरावट इन द सेक्टोरल शेयर ऑफ जीवीए। किसका, एक्चुअली ये मैन्युफैक्चरिंग का, सेकेंडरी वाले का। ठीक है, देखो इसका पहले कंसेप्ट समझाता हूँ। देखो जो टर्म्स ऑफ ट्रेड होते हैं, टर्म्स ऑफ ट्रेड में हम देखते हैं कि इनपुट और आउटपुट में किस प्रकार से प्राइसेस जो हैं वो वेरी कर रहे हैं। ठीक है, कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर पर्टिकुलरली जैसे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की बात की तो इसी का एग्जांपल देके समझा देता हूँ कि अगर मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से बात करेंगे टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की, तो हम बोलेंगे कि इसका मैन्युफैक्चरिंग का जो आउटपुट है उसका प्राइस इंडेक्स और जो मैन्युफैक्चरिंग में इनपुट्स यूज हो रहे हैं उसका प्राइस इंडेक्स, ये आपस में कैसे जो है बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, और इसको जो है रेशियो ले लेंगे इसका आउटपुट अपॉन इनपुट, और अगर परसेंटेज चाहिए तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, ये तो हो गया बेसिकली फॉर्मूला। ये दिखा क्या रहा है, देखो ये दिखा ये रहा है मूवमेंट कि किस प्रकार से अगर मान लो मेरी फैक्ट्री है तो मेरे जो इनपुट्स हैं उनके प्राइसेस में कैसे चेंजेस आ रहे हैं, और मेरी जो आउटपुट है उसके प्राइस में कैसे चेंजेस आ रहे हैं। मतलब रिलेटिव प्राइस मेजर कर रहा है ये ऑफ मैन्युफैक्चर्ड आउटपुट एज कंपेयर्ड टू द प्राइसेस ऑफ इनपुट्स जो यूज की जा रही हैं इन मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, ये तो हुआ कंसेप्ट के लेवल पे सिर्फ डेफिनेशन वाला, मतलब कि ये होता गया। अब देखो इसको इंटरप्रेट कैसे करना है कि मैन्युफैक्चरिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड को, कि अगर ये दिखाता है कि इंप्रूव कर रहा है या जो है 100 से ऊपर जा रहा है या फिर ये राइजिंग है, तो मतलब आउटपुट जो प्राइसेस हैं वो ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं एज कंपेयर टू इनपुट। देखो ये सीधी सीधी बात है ना, अगर ये तुम्हारा न्यूमरेटर है और ये तुम्हारा डिनोमिनेटर है, अगर हम कह रहे हैं कि ये लगातार रेशो बढ़ रही है, इसका मतलब न्यूमरेटर ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर, के ऊपर वाला ज्यादा जल्दी ज्यादा तेज बढ़ रहा है न्यूमरेटर एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर, तभी ये ओवरऑल यहाँ बढ़ रहा होगा। और इसका मतलब है आउटपुट प्राइस ज्यादा बढ़ रहा है तेजी से एज कंपेयर टू इनपुट की कॉस्ट। मतलब क्या हुआ, मैं अगर अपनी फैक्ट्री चला रहा हूँ, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, तो मेरी आउटपुट की कॉस्ट अगर ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, इनपुट की कॉस्ट उतनी नहीं बढ़ रही, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने पास प्रॉफिट ज्यादा कमा रहा हूँ, हाइयर मार्जिन एंड प्रॉफिट। ठीक है, और अगर ये करता है डिक्लाइन, फॉल कर रहा है, तो मतलब ये उल्टी बात हो रही है कि अब डिनोमिनेटर ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है न्यूमरेटर के कंपैरिजन में, और मेरा मार्जिन जो है वो थोड़ा कम हो रहा है, उसके अंदर कंप्रेशन देखने को मिल रहा है, इनपुट कॉस्ट जो है वो ज्यादा तेजी से बढ़ रही है एज कंपेयर टू दी आउटपुट। ठीक है, आई होप ये कंसेप्ट जो है समझ में आ गया है। अब चलते हैं वापस। अब देखो ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये बोल रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग का जो टीओटी है वो डिक्लाइन होता हुआ दिखा है। जो देखो सिंपल सिंपल सी बात है, अगर मैन्युफैक्चरिंग का जो टीओटी है वो डिक्लाइन होता हुआ दिखेगा तो नेचुरल सी बात है कि उसका जो जीवीए के अंदर कंट्रीब्यूशन है, ग्रोथ के अंदर कंट्रीब्यूशन है, वो भी घटेगा। वही बात लिखी है इसने कि देखो कि रिजल्टिंग इन कंप्रेशन इन इट्स सेक्टोरल शेयर इन ग्रॉस वैल्यू एडिशन। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अब देखो ये आ गया टीओटी विद एग्रीकल्चर, टीओटी विद सर्विसेज। अच्छा, दूसरी बात इसने यूज की है रेशियो ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिफ्लेटर टू एग्रीकल्चरल डिफ्लेटर, और रेशियो ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिफ्लेटर एंड सर्विस डिफ्लेटर। पहली बात तो ये समझो कि जब हम बात करते हैं डिफ्लेटर की, तो याद करो जब जीडीपी पढ़ते हैं तो उसमें नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी हम बोलते हैं, ये आ गया जीडीपी डिफ्लेटर। मतलब ये दिखाता है कि कितना इन्फ्लेशन की वजह से नॉमिनल जीडीपी जो है वो बढ़ी हुई थी, और वो दिखा देता है कि हाँ ये आ गया तुम्हारा जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, ये डिफ्लेटर वर्ड याद दिलाने के लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ तुम्हें बताया। तो डिफ्लेटर देखो यहाँ पे ये अब क्या बोल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग डिफ्लेटर, एग्रीकल्चर डिफ्लेटर। वैसे ही सिंपल वही बात है कि अगर हम नॉमिनल
जीवीए की बात करें एग्रीकल्चर में और रियल जीवीए की बात करें एग्रीकल्चर में, तो ये रेशो क्या हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग डिफ्लेटर। सिमिलरली एग्रीकल्चर डिफ्लेटर और सर्विस डिफ्लेटर के सर्विसेज में नॉमिनल जीवीए कितना था और रियल जीवीए कितना था उसका रेशो। ठीक है, फिर भी दिखाता हूँ एक बारी। तो देखो मैन्युफैक्चरिंग डिफ्लेटर जो बोल रहे हैं क्या है ये, कि प्राइस इंडेक्स यूज टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन फ्रॉम नॉमिनल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट, ताकि हम मेजर कर सकें रियल ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, कि जो प्राइस के बढ़ने से नहीं, एक्चुअल में वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने से। कि जैसे मान लो मेरी अगर मान लो फॉर एग्जांपल शर्ट की फैक्ट्री थी, तो ये नहीं कि शर्ट का प्राइस जो है वो इन्फ्लेशन की वजह से 1000 से बढ़ के हो गया मान लो 1500, ठीक है, तो ये एक्चुअल ग्रोथ नहीं दिखा रहा। एक्चुअल ग्रोथ है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। मान लो पहले मैं बना रहा था 1000 या मान लो चलो 10,000 पीस, अब मैं बना रहा था, मैंने बनाए 20,000 पीस शर्ट के, तो बोलेंगे कि हाँ ये है एक्चुअली में ग्रोथ। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग डिफरेटर कैसे निकालेंगे, नॉमिनल मैन्युफैक्चरिंग ग्रॉस वैल्यू एडेड जीवीए अपॉन रियल वाला इनटू 100 अगर परसेंटेज चाहिए। ठीक है, चलो अब देखो इसने क्या किया था, ये तो हमने देख लिया कंसेप्ट, ये दिखा देता हूँ फटाफट। ठीक है, फिर इसने देखो अब इसने क्या किया यहाँ पे सर्वे ने, कि मैन्युफैक्चरिंग डिफ्लेटर और एग्रीकल्चर डिफ्लेटर इनका भी रेशो ले लिया, कि मतलब ऊपर आ गया मैन्युफैक्चरिंग का डिफ्लेटर, नीचे आ गया एग्रीकल्चर का डिफ्लेटर, दूसरे में मैन्युफैक्चरिंग का और सर्विसेज का। तो अब ये क्या दर्शा रहा है, देखो ये अब रिलेटिव बात आपस में हो गई सेक्टर्स के अंदर। तो देखो पहली बात तो ये कि रेशो ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिफ्लेटर टू एग्रीकल्चर डिफ्लेटर का मतलब है कि ये रेशो कंपेयर कर रहा है कि दाम का ट्रेंड कैसा चल रहा है मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में विद प्राइस ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चर आउटपुट, के प्राइस ट्रेंड दोनों के कैसे जो है वो बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रेशो ऐसे इसका ये फॉर्मूला बन जाएगा। हालांकि चलो फॉर्मूला तो नहीं पूछने वाला यूपीएससी, बट इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो देखो यहाँ पे ये सिग्निफिकेंस दर्शा रखी है इसके अंदर। ठीक है, मैं इसको आउटलाइन कर देता हूँ एक बार। हाँ, तो रेशो का मूवमेंट, मीनिंग और उसका इम्प्लीकेशन क्या निकल के आएगा। तो पहली बात देखो, अगर ये रेशो बढ़ता है, जैसे मान लो यहाँ इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं कि ये वाला रेशो जो है यहाँ पे अगर ये करता है इंक्रीज, ये फर्स्ट केस, ठीक है, ये वाला फर्स्ट केस, ये सेकंड केस, तो अगर ये इंक्रीज करता है, ये 1 से ऊपर जा रहा है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग डिफ्लेटर ज्यादा है एग्रीकल्चर डिफ्लेटर से, तभी ये रेशो 1 से ऊपर जा रही है या फिर राइज कर रही है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग के प्राइसेस जो हैं वो ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं एज कंपेयर टू एग्रीकल्चर के प्राइसेस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंडस्ट्री गेन्स रिलेटिव इनकम एंड प्राइसिंग पावर। राइट, ऑब्वियसली बात है ना, इसमें प्राइस ज्यादा बढ़ रहा है तो इसका मतलब इनके पास जो है गेन ज्यादा आ रहे हैं। लेकिन अगर ये रेशो गिरता है, रेशो गिरेगा कब, एग्रीकल्चर का डिफ्लेटर ज्यादा और मैन्युफैक्चरिंग का डिफ्लेटर कम, मतलब ये आ गया लेस देन 1 या फिर फॉलिंग। तो मतलब एग्रीकल्चर वाले प्राइसेस ज्यादा तेजी से बढ़े हैं एज कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग, मतलब फार्मर्स की इनकम इंप्रूव हुई है रिलेटिव टू जो इंडस्ट्री के लोगों की इनकम है। ठीक है, मतलब हमारे इस केस में पर्टिकुलरली यहाँ पे ये क्या दिखा रहा था, ये देखो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि जो ये रेशियो ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिफ्लेटर टू एग्रीकल्चर डिफ्लेटर है, ये येलो वाला यहाँ पे पहुंचा है, यहाँ से मतलब मैन्युफैक्चरिंग वालों की जो इनकम है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वालों की जो इनकम है उसमें गिरावट ज्यादा आई है, या कह लो कि एग्रीकल्चर वालों की जो इनकम है वो ज्यादा बढ़ी है एज कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग वाले। एंड सिमिलरली ये सर्विस वालों में फिर उतना नहीं है, सर्विस वालों के डिफरेटर में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस में भी देखो कि सर्विस वालों की ज्यादा बढ़ी है एज कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, और वही ये बात यहाँ बोल रहा है कि इसीलिए ग्रॉस वैल्यू एडेड जीवीए में तीनों कंट्रीब्यूट करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो ये कह रहा है कि सेकेंडरी वाले का जीवीए में कंट्रीब्यूशन जो है वो इसीलिए कम हुआ है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया। चलो, तो ये कंसेप्ट एक बार रिवाइज कर लेना, ये इसमें एक्स्ट्रा एड ऑन कंसेप्ट हैं। एक तो टीओटी आ गया, टर्म्स ऑफ ट्रेड, फिर आ गया ये मैन्युफैक्चरिंग डिफ्लेटर, ऐसे एग्रीकल्चर डिफ्लेटर हो सकता है, ऐसे सर्विसेज डिफ्लेटर हो सकता है, उसके में ये सेम ही रहेगा, बस मैन्युफैक्चरिंग की जगह एग्रीकल्चर और सर्विस आ जाएगा। और आखिरी होगा कि अगर ये रेशियो लेते हो तो उसका क्या मतलब है। रेशियो सिंपल सी बात है, रेशियो तो राइजिंग होगी या डिक्लाइनिंग होगी, तो वो बात तो वही होगी, देखने वाली बात ही होगी ऊपर मैन्युफैक्चरिंग है, एग्रीकल्चर है, या कौन सी वाली चीज है। ठीक है, तो इसको खुद जो है बना के देखना, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज के लिए।
ठीक है, अगर एक से ज्यादा तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग वाले फायदे में है, एक से कम तो सर्विसेज वाले फायदे में है। चलो फर्दर बोलता है कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इन्फ्लेशन जो है उसमें गिरावट देखने को मिली है। तो एक तो ग्लोबल प्राइसेस ऑफ की मेटल्स, ये बोलता है मॉडरेट इन्फ्लेशन देखा, बिलो नॉर्मल टेम्परेचर कपल्ड विद अबव नॉर्मल मॉनसून, जिसने फेवरेबल एग्रीकल्चरल कंडीशंस की तो उससे जो है क्रॉप्स जो है उसकी सप्लाई कम नहीं रही, ठीक रही, एंड इम्प्रूव्ड स्टॉक पोजीशन ऑफ फूड ग्रेन्स, प्लस पास थ्रू ऑफ जीएसटी रैशनलाइजेशन की जो जीएसटी के रेट में कटौती हुई उसका फायदा पहुंचाया गया। ठीक है, चलो 6 पे आते हैं, एग्रीकल्चर फूड मैनेजमेंट, रेजिंग प्रोडक्टिविटी, सिक्योरिंग इनकम्स एंड इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी। छठा चैप्टर क्या कहता है जी, डाइवर्सिफाई किया इनकम को, लाइव स्टॉक फिशरी जो है दे आर लीडिंग द वे। सो एवरेज ग्रॉस वैल्यू एडिशन में ये देख लो यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है ना। एग्रीकल्चर, क्रॉप, लाइव स्टॉक एंड फिशिंग, एक्वाकल्चर, सबसे हाईएस्ट किसमें है, फिशिंग एंड एक्वाकल्चर, एफवाई 2020 से 2024। फिर सरकार ने सपोर्ट दिया फार्मर्स को, कहाँ कहाँ, पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, चाहे नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन मिशन, एडिबल ऑयल्स मिशन, एडिबल ऑयल, पाम ऑयल, ऑयल सीड्स दोनों वाला, फिर कृषि विज्ञान केंद्र, एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव्स को सपोर्ट प्रमोट करना, पीएम फसल बीमा योजना, कृषोन्नति योजना और डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के, मतलब ये मोटे मोटे इन्होंने स्कीम्स के नाम गिना दिए। फिर फर्दर इनपुट में सपोर्ट, यहाँ पे इनपुट में सपोर्ट, HYV सीड्स, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में इरिगेशन, सॉइल हेल्थ कार्ड, फर्टिलाइजर की सब्सिडी, केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड, कस्टम हायरिंग सेंटर्स, फूड एंड मॉथ डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम लाइव स्टॉक के लिए, एंड प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना फिशरीज वाले सेक्टर के लिए। इसका तो देखो अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई दिया इसके अंदर। देन इनकम सपोर्ट कहाँ दिखाता है, एक तो पीएम किसान, सॉरी ये आगे चला गया, किसान सम्मान निधि है ना, एमएसपी वाला सपोर्ट एंड प्रधानमंत्री मानधन योजना। तो ये दिखाता है इनकम के अंदर फार्मर्स को जो सरकार ने सपोर्ट दिया है। चलो फर्दर ये जाता है अब 7 चैप्टर सर्विसेज के हाइलाइट्स के ऊपर। सर्विसेज के लिए क्या बोलता है, फ्रॉम स्टेबिलिटी टू न्यू फ्रंटियर्स। क्यों, देखो ये ना हमें प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो कमा के देती हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट को थोड़ा कम करके रखती हैं, है ना। तो ये बोल रहे हैं रेजिलियंट है, स्टेडी है, और ग्रोथ जो है हमारे सर्विसेज सेक्टर की भारत की वो दुनिया के ट्रेंड्स को आउट परफॉर्म कर रही है, मतलब अ वेरी पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन फॉर सर्विसेज सेक्टर। ठीक है, देखो इसमें क्या दिखा रहा है, रेजिलियंट एंड स्टेडी है ना, आउट परफॉर्मिंग अदर्स। तो इसमें देख लो चाहे यूके है, ईयू है, ओवरऑल दुनिया है, यूएस है, चाइना है ना। तो ये आ गया डेविएशन फ्रॉम प्री कोविड, ये प्री कोविड एवरेज, और ये 2024। तो 2024 में देख लो ये रहे हम भारत, और ये रहा आपका 7.2, ये ग्रीन वाला जो 2024 वाला मैं लिख देता हूँ 7.2% है। ठीक है, ये जो दिख रहा है यहाँ पे एज कम्पेयर टू ये 1.4 यूके का, 1.5 ईयू का, दुनिया का 2%, यूएस का यहाँ इसमें दिखाया नहीं है, या सिर्फ ये शायद 0% है, चाइना का 5%। तो चाइना 5% एंड हम चाइना से भी 7.2%। ठीक है, तो ये ग्रोथ के ट्रेंड्स। फिर सर्विस सेक्टर कंटिन्यूज टू बी द मेजर ड्राइवर ऑफ ग्रोथ। इसके लिए और क्या डेटा दिखा रहा है कि ओवरऑल देखो अगर हम देखते हैं सर्विसेज सेक्टर, तो ये FY24, 25, 26 के फर्स्ट हाफ, H1 क्या है मैंने पहले बताया था, फर्स्ट हाफ के अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर के जो 6, ये अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर के 6 महीने या सितंबर एंड तक। ठीक है, H1 फर्स्ट हाफ। तो इसमें परसेंटेज शेयर इन नॉमिनल जीडीपी, तो ये कहाँ से दिखा रहा है, 51, 52, 52.6 एंड 53.6। तो ये देख लो लेटेस्ट, ये आज भी जो है ओवरऑल जितना जीवीए कंट्रीब्यूट होता है 50% से ज्यादा जो है वो कहाँ से आ रहा है, टर्शरी से। एंड इसमें ये ट्रेंड बढ़ता हुआ ही दिखाई पड़ा है कि ये इस साल 52 से 52.6 और ये 53.6। ठीक है, तो ये ट्रेंड जो है दीज आर इम्पोर्टेंट, ये ट्रेंड्स के ऊपर सवाल यूपीएससी ट्रेंड से पूछ सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो फिर जो इसका सर्विसेज का पीएमआई है वो एक्सपैंड हुआ, परचेजिंग मैन्युफैक्चरर्स इंडेक्स। अगर ये 50, देखो ये इंडेक्स क्या है, ये अगर 50 से ऊपर हो तो ये दिखाता है एक्सपेंशन, अगर 50 से नीचे हो तो दिखाता है कॉन्ट्रैक्शन। तो इसमें देखो ये लगातार जो है 10 साल का एवरेज दिखाया है, इसमें मैं जूम कर देता हूँ इसको, 10 साल का एवरेज दिखाया है वो 50 से ऊपर है, और एवरेज आया 53.3 है ना। और ये FY26 Q3 मतलब ये पिछले क्वार्टर का, Q2 का, Q1 का, मतलब ये Q1 तो शुरू हुआ होगा अप्रैल में,
तो ये सितंबर और ये जो भी एंड हुआ दिसंबर में, ठीक है, उसमें दिखा रहा है ऑलमोस्ट 60 का पीएमआई है। मतलब सर्विसेज में एक्सपेंशन देखने को मिल रही है। एक्सपेंशन देखने का मतलब क्या हुआ कि ये अच्छा ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, अर्बन अगर एरियाज की देखें, शहरी जो रोजगार है, अर्बन एम्प्लॉयमेंट, तो वो कौन ड्राइव कर रहा है, सर्विसेज सेक्टर, कि 30% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट इन सर्विसेज जो है वो कहाँ से आ रही है, आपके सर्विसेज सेक्टर से। सो कह सकते हैं दिस इज लाइफ ब्लड फॉर सिटीज एंड 62% ऑफ शेयर इन अर्बन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, कि टोटल एम्प्लॉयमेंट का 1/3 और अर्बन एम्प्लॉयमेंट का ऑलमोस्ट 62%। सो फॉर्मल जॉब क्रिएशन, ये ईपीएफओ का डेटा कि 52% ऑलमोस्ट ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट एडिशंस, बाकी सारे सेक्टर्स का 48.3 और सर्विसेज का एक तरफ 51.7। तो आपको ये दिख रहा है कि सर्विसेज टर्शियरी सेक्टर पर्टिकुलरली कितना क्रूशल है हमारी ग्रोथ के लिए, ठीक है। फिर सर्विसेज के एक्सपोर्ट भी एक्सपैंड हुए ऑन द बैक ऑफ हाई वैल्यू सॉफ्टवेयर एंड प्रोफेशनल सर्विसेज। तो ये दिखाता है ये पर्पल और ये आपका ऑरेंज वाला कि एफवाई 2015-16 से 2019-20 और एफवाई 2022-23 से 2024-25 में इजाफा देखने को मिल रहा है। सर्विस सॉफ्टवेयर 4.7 से 13.5 और ये 11.9 से बढ़ के 25.9%, ठीक है। चलो देन ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, इसमें भी स्ट्रेंथनिंग कनेक्टिविटी एंड लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस ओवरऑल हमें देखने को मिल रहा है, क्या सब में ही इंक्रीजिंग ट्रेंड है, चाहे रेलवे, एयर कार्गो, ये पैसेंजर्स वाला और ये जो आपका कार्गो वाला है, ठीक है। एंड पोर्ट कार्गो, सबसे ज्यादा तो खैर पोर्ट कार्गो ही होता है, पोर्ट कार्गो और ये आपका रेलवे वाला। तो इसमें सब में ट्रेंड्स कैसे हैं, अपवर्ड्स, इंक्रीजिंग। फिर कमर्शलाइजिंग स्पेस एंड ओशन, इसमें हमने क्या किया, कमर्शियल लॉन्चेस 393 फॉरेन सैटेलाइट्स, एक्सपोर्ट में कितना कमाया, $433 मिलियन, ठीक है। फिर 322 करोड़ एनएसआई रेवेन्यू, सैटेलाइट डेटा सर्विसेज 495 मिलियन डॉलर का मार्केट, और ओशन टेक वाया पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। सो सर्वे प्रपोजेस टू कैपिटलाइज ऑन अर्थ सिस्टम डेटा प्रोडक्ट्स, कि इसके ऊपर सर्वे आगे फ्यूचर में बात करता है कि हमें वी नीड टू वर्क एंड वी नीड टू कैपिटलाइज ऑन दिस, राइट। चलो टूरिज्म सेक्टर में क्या बोलता है कि डोमेस्टिक रेजिलियंस विद इमर्जिंग हाई वैल्यू सेगमेंट्स, जिसमें 17.5% ग्रोथ इन डोमेस्टिक टूरिस्ट, इंटरनेशनल टूरिस्ट में 8.9 एंड एवरेज होटल ऑक्यूपेंसी मोर देन 60%, ठीक है। तो ये सारा उसके अंदर ये बताता है। देन फर्दर टूरिज्म के बाद मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर का साइज है 2.5 ट्रिलियन रुपीज 2024 का। डिजिटल मीडिया की ग्रोथ इंजन, 1/3 ऑफ टोटल रेवेन्यू, देखो इसमें तो है ही है, नो डाउट, जो आपका पूरा डिजिटल मीडिया है उसमें इंक्रीज देखने को मिला है। फिर रेवेन्यू फ्रॉम गेमिंग 232 बिलियन रुपीज, एनिमेशन, वीएफएक्स एक्सेट्रा, एंड ऑरेंज इकोनॉमी, ये याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये एक टर्म जो है सर्वे ने यहाँ पे यूज की है, लाइव एंटरटेनमेंट मोर देन $100 बिलियन, स्ट्रॉन्ग स्पिल ओवर्स टू टूरिज्म एंड अर्बन सर्विसेज, जैसे जो ब्लॉगिंग ये सारा कुछ है। तो यहाँ पे इसने यूज किया है वर्ड ऑरेंज इकोनॉमी, ठीक है। चलो देन फर्दर रियल एस्टेट हाउसिंग, इसमें भी सस्टेन्ड अप साइकिल 81 से 101,000 क्वार्टरली हाउसिंग जो एवरेज सेल्स दिखा रहा है ये, ठीक है। एफवाई 2021-22 और 23-24 से 25 और 26 के Q2 के बीच में। फिर आईटी सेक्टर, ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन हब, स्टडी एक्सपेंशन ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स का, ये जीसीसी का बड़ा है 1.2 टाइम्स, एंड जनरल एआई जो स्टार्टअप्स हैं उसमें इंडिया टेक्नोलॉजी स्टार्टअप सिस्टम इज द थर्ड लार्जेस्ट। तो ये वाला फैक्ट यहाँ पे याद रखना कि ये हम थर्ड लार्जेस्ट हैं, ठीक है। इसमें एक डेटा और बड़ा इंटरेस्टिंग था, वो दिखाता हूँ अभी। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं अब 8th चैप्टर पे, इंडस्ट्रीज नेक्स्ट लीप, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट लीप, एक तो स्ट्रक्चरली ट्रांसफॉर्म करना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिफॉर्म्स की बात कर रहा है, एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन। सो परफॉर्मेंस कैसी है, ग्रोथ, रेजिलियंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले ऑप्टिमिज्म है, इट कंटिन्यूज टू रिमेन हाई अबाउट डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है। तो ये बिजनेस एक्सपेक्टेशंस इंडेक्स है जो ये दिखा रहा है, ये वाला इधर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, ये दिस साइड। तो इसमें दिखा रहा है ये दिस इज डूइंग फाइन, कि ये जो है 100 से ऊपर है अगर तो ये ऑप्टिमिज्म दिखाता है, और क्या ये 100 से ऊपर है, यस ये 100 रहा आपका, और ये लगातार जो है इससे कंफर्टेबली ऊपर चल रहा है। सेकंड, मीडियम एंड हाईटेक एक्टिविटीज नाउ अकाउंट फॉर
46.3% ऑफ इंडिया टोटल मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडेड। एंड इसमें ट्रेंड भी एक तरीके से यहाँ तो 21 से अगर देखें तो ये मई 25 तक इंक्रीज हो रहा है, और ये यूएन के स्टैटिस्टिक्स हैं, ठीक है, दिस इन बिलियन डॉलर्स। चलिए नेक्स्ट, सस्टेन्ड मोमेंटम इन रियल मैन्युफैक्चरिंग जीवीए। इसमें यहाँ पे एक डिप था ये Q2 में, ये Q1 FY25 और Q2 FY25, उसके बाद ये इंक्रीज हुआ है। सो इज द केस विद इंडस्ट्री ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ठीक है। इंडस्ट्री देखो यहाँ पे ये सर्वे तुम्हें बता रहा है कि इंडस्ट्री कंप्राइजेस 4 सब सेक्टर्स, ये ध्यान रखना, क्या पता इस पे ही सवाल पूछ लें। सो प्लीज टेक नोट ऑफ दिस, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग एंड क्वेरिंग, ठीक है, मॉस्पी। चलो तो क्या इसमें भी इंक्रीज है? हाँ जी, FY25 पहला हाफ FY24-25 का, और पहला हाफ 25-26 का, मतलब ये 25-26 ये वही हो गया तो तुम्हारा अप्रैल से लेके सितंबर तक। तो इसमें ये ट्रेंड जो है वो क्या स्टेडी है? हाँ जी, ये स्टेडीली अपवर्ड्स है, 5.8, 6 एंड 7%, ठीक है। चलो देन सीमेंट, इसमें इंक्रीज, फिनिश्ड स्टील इसमें इंक्रीज, बहुत ज्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटा ट्रेंड देख लो। फर्दर कोल, राइजिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड लोअर इंपोर्ट्स, अच्छी बात है, इंपोर्ट्स पे ये रेड वाला इंपोर्ट्स है तो ये यहाँ पे नीचे गया है, ठीक है। ग्रोइंग एक्सपोर्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इसमें ये लास्ट में ग्राफ ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि टोटल एक्सपोर्ट ऑफ बल्क ड्रग्स, ड्रग इंटरमीडिएट्स एंड ड्रग फॉर्मुलेशन एंड बायोलॉजिकल, ये सारे इसमें इंट्रोड्यूस किए हैं, इंक्लूड किए हैं, सॉरी। कहाँ से डेटा? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स, DGCIS, राइट, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल, सारे आधिकारिक डेटा हैं तो, है ना। देन प्रोडक्शन, सेल्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन, तो इसमें क्या दिखा रहा है ये कि टोटल प्रोडक्शन जो है वो अप गया है, ये वाला। टोटल एक्सपोर्ट्स ये यहाँ से दिख रहे हैं ऊपर FY24 से, एंड डोमेस्टिक सेल्स जो है इसमें भी इंक्रीज देखने को मिला है। एंड इसका तो देखो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो 62.5, मतलब अच्छा खासा ग्रो करा है ये, पर्टिकुलरली FY21 के बाद से। और ये लास्ट में ग्राफ देख लो, ठीक है, कि ईवी रजिस्ट्रेशन जो है वाहन पोर्टल पे, जो सरकारी पोर्टल है वाहन और मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज का डेटा, उसमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। देन ग्रोथ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट, देखो ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें PLI स्कीम ने बहुत अच्छा काम किया है ना, कि अगर हम अब देखें तो हम मोर देन 95% जो हम मोबाइल फोन्स यूज कर रहे हैं इंडिया में, वो उससे भी ज्यादा हो गया तो डेटा, कि वो हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखो ये प्रोडक्शन, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ये ब्लू वाला है प्रोडक्शन, इट हैज इंक्रीज्ड स्टेडीली, यस स्टेडीली इंक्रीज्ड। इंपोर्ट देखो ये रहा, और एक्सपोर्ट ये रहा, तो इसमें एक्सपोर्ट बढ़ा है क्या? हाँ बढ़ा है, और ये इंपोर्ट भी थोड़ा बढ़ा है, तो ये ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात आ गई, ठीक है। इसमें भी हम बहुत सारा जो जैसे सेमीकंडक्टर्स और वो चिप्स वगैरह, वो वाला कंपोनेंट जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं। देन नियरली 30-fold इंक्रीज इन मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, ये आ गया प्रोडक्शन वैल्यू। कहाँ हम फाइनेंशियल ईयर 2014 में 0.18 लाख करोड़ पे थे, अब हम पहुंच गए हैं 5.45 लाख करोड़। तो दिस इज एन इंटरेस्टिंग डेटा, इसमें हमने ग्रोथ अच्छा किया है, ठीक है। चलो देन इनोवेशन इकोसिस्टम, रिसर्च, आपका एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। देखो यहाँ पे इंडिया का जो रैंकिंग है इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इट हैज इम्प्रूव्ड स्टेडीली, एंड आई विल अगेन रिपीट, ये थोड़ा यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये फिर वापस वर्ड आ गया स्टेडीली। ये देख लो यहाँ पे हम लगातार जो है यहाँ पे इसमें इंप्रूव करते ही आए हैं, हमने डिक्लाइन नहीं किया। एंड रैपिड ग्रोथ इन DPIIT रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स के, जो आपका डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स वाला, ये क्या दिखा रहा है? 1.97 लाख रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स, यानी जो ओवरऑल पूरा का पूरा एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने की बात है, जो पूरा एंटरप्रेन्योरशिप का इकोसिस्टम है, उसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है? अच्छा खासा इंक्रीज, के 1.97 लाख, तकरीबन 2 लाख स्टार्टअप जो हैं वो ना सिर्फ फॉर्म हुए बट DPIIT द्वारा रिकॉग्नाइज भी हुए, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके प्री में पूछ सकते हैं या मेन के लिए, चलो खैर इंपॉर्टेंट फॉर्डर है ही है। देन पेटेंट एप्लीकेशन में भी नियरली डबल हुए 2019-20 और 2024-25 के बीच में।
एंड ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन भी 1.5 टाइम ग्रो हुए। मैं वापस बोल रहा हूँ कि ये पूरा जो है ये सारा डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलरली ये जो हमने अभी लास्ट में बात की है ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये इधर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में रैंकिंग और ये स्टार्टअप्स के अंदर ग्रोथ, तो ये प्लीज थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब लास्ट में इस चैप्टर के एंड में ये थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बात है कि ग्लोबल इनोवेशन में अगर हम अपनी रैंकिंग्स देखते हैं तो कुछ यहाँ पे बहुत अच्छे फैक्ट जो हैं वो आपके नोट करने के लिए निकल के आते हैं कि 12वां रैंक है इन एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी एंड कल्चर, 4th इन ट्रेडमार्क्स, 6th इन पेटेंट्स, 7th in industrial designs in global filings. This is according to World Intellectual WIPO report 2024, ठीक है। प्लस क्रिटिकल टेक ब्रेक थ्रू में टॉप 5 में है हम ग्लोबली इन 45 आउट ऑफ 64 क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, ठीक है, जो 2003 से 2007 के बीच में सिर्फ 4 में थे हम, कि ओनली इन 4 क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज। अब नाउ वी आर इन 45 आउट ऑफ 64 क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एज पर ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, ये पर्टिकुलरली ये कहीं ना कहीं प्री और यूपीएससी द्वारा पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज मेक श्योर आपको ये पता हो, ठीक है। चलिए, सो देन फर्दर चैप्टर 9 जो है इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रेंथनिंग कनेक्टिविटी एंड कैपेसिटी कम्पिटिटिवनेस, ये जो है हम कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो के सेकंड पार्ट में, ठीक है। ये ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, बट स्टिल इसको मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको चाहे पार्ट में देखो, बट इसको जरूर देख लेना। ये एक हाईलाइट है, क्विक आपका हाईलाइट है, मतलब सर्वे देखो बहुत बड़ा होता है, उसको हम ब्रेक करेंगे चैप्टर वाइज, बट ये जरूर आप लोग हैं देख लेना। सेकंड पार्ट के लिए रुद्रनॉमिक्स को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। दैट इज ऑल, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। थैंक यू सो मच, बाय बाय।